मैं जेल विभाग में हेड हूँ मध्य प्रदेश में। अक्सर कहा जाता है कि जेल में जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। मध्य प्रदेश में हम बड़ी उसको स्ट्रिक्टली डील करते हैं। ऐसा होता है कि जेल में कुछ लोगों को अलग से कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है या कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं दूसरों के लिए अलाउड नहीं है उनको अलाउ की जाती है। नहीं, उसमें भी नियम है। हम मूवीज़ में देखते हैं कि फांसी से पहले पूछा जाता है कि क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है, तो वैसा सच में कुछ होता है? तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। हाँ, होता है एक प्रथा के अंतर्गत कि उनकी आखिरी इच्छा, उनका आखिरी खाना जो उनको खाना है उसके बारे में उनसे जरूर पूछा जाता है। एक रिकॉर्ड है आपका कोल्ड केसेस को सॉल्व करने का। पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसको अपने ही आंगन में गाड़ दिया था और फिर 5 साल तक वो सॉल्व नहीं हुआ था केस। ऐसा ही केस था उसमें कि उनके पास में घर था, तो उसमें वो लड़का जो था, इनका बच्चा वो खेल रहा था बाहर गांव में, तो कोई कहीं पे किसी बात से किसी वो पड़ोसी ने उसको भगा दिया होगा वहाँ पे, चल भाग यहाँ से। तो जब मौका मिला इसको तो ये गई, उसने उस बच्चे को उठाया और दूर जाके किसी कुएं में फेंक दिया। हर 5 केस में उसमें यही था, जब उसके भाई को किसी ने कुछ बोला, उनके या तो रिश्तेदार का या उनका अपना कोई छोटा बच्चा ले जाके पानी में फेंक के मार डाला। तो इंडिया में जो फीमेल प्रिजनर्स काफ़ी कम होती हैं, कुल पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो 4-5% ही है। तो ऐसा क्यों है? क्या विमेन जो है क्रिमिनल्स कम होती हैं? विमेन द्वारा किया गया क्राइम तो वो तो बहुत कम होता है। उसका रीज़न क्या है, यू नो बेटर देन मी। धार्मिक गतिविधियाँ, आध्यात्मिक गतिविधियाँ और हमारी यहाँ पे उद्योग, हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी जेल के अंदर, जहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट्स होते हैं, जैसे जन्माष्टमी होता है, रक्षाबंधन होता है, लेकिन जेल तो एक पनिशमेंट है। हमारा काम ही ये है कि हम उनको सुधारें और उनको बेहतर नागरिक बनाएं। तो इंडियन प्रिजन्स में 70 से 75% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं, जो मेरे को लगता है कि एक तरह से जस्टिस सिस्टम के डिले को दिखाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 1-2 केस ऐसे ज़रूर आते होंगे जो पूरी सिस्टम को ऐसा सवालिया निशान लगाते हैं। टॉप 6 स्टेट्स में जो है मध्य प्रदेश शामिल हो चुका है ड्रग्स अब्यूज़ के मामले में। हमेशा से ही पुलिस को लेके लोगों के मन में मिसट्रस्ट होता है। सही भी कर रहे हो तो दूसरा पक्ष हमेशा एग्रीड रहेगा कि ये तो ऐसे ही है, इन्होंने जानबूझ के किया है, तो किसी नेता ने बोल दिया वो इसने कर दिया है, तो पैसे ले लिए होंगे। कई बहाने ढूंढते हैं, अपनी गलती कोई नहीं देखता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वोक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर, मध्य प्रदेश के डीजी जेल, जिनका 3 दशकों से ज़्यादा का पुलिसिंग करियर रहा है, पुलिसिंग जर्नी रही है। तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस, साथ ही जानेंगे जेल के अंदर की असल दुनिया के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वोक इंडिया पर। सर 1991 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी 2026 चल रहा है जी। फील्ड पुलिसिंग से लेकर डीजी तक का आपने सफ़र तय किया है, तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र? देखिए, पुलिस की जो नौकरी है वो एक मेरे विचार में सबसे चुनौतीपूर्ण नौकरी है आज की तारीख में। उसके बहुत सारे कारण हैं, बट एक ऐसा चैलेंज है जिसको एक्सेप्ट करना और उसको डिलीवर करना एक बहुत सारा उसमें हमको बलिदान करने पड़ते हैं, अपने टाइम का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी फैमिली का, और फिर जाके हम सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा ऐसे एंगल्स हैं जिसको कवर करना पड़ता है। तो पुलिसिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब मेरे विचार में, और उसको करना पर उससे जो संतोष मिलता है जब आप अच्छे से अपना नौकरी करते हो और जो लोग उससे प्रभावित होते हैं आपके कार्य से, जब वो आके आपको धन्यवाद देते हैं या जब उनकी कृतज्ञता आप उनकी आँखों में देखते हो, तो उससे बड़ा पुरस्कार ज़िंदगी में कोई नहीं होता। एंड आई थिंक रिवॉर्डिंग बहुत है, बट चैलेंजिंग भी उतना ही ज़्यादा है। तो बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई विल से कि अगर मेरे को एक और मौका मिले ज़िंदगी में तो मैं पुलिस अधिकारी ही बनना चाहूँगा। मतलब चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो उससे खुशी मिलती है। जी, उस समय पे आप उनकी सेवा कर सकते हो या उनके काम आ सकते हो जब उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पुलिस के पास तब लोग आते हैं जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिक्योरिटी एंड असुरक्षा एक बहुत बुरी भावना होती है। हम पुलिस में रहते हैं तो हम लोगों को वर्दी पहनते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा उससे भावना से धीरे-धीरे हम डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को सिक्योरिटी प्रॉब्लम स्वयं को रहती नहीं है, बट उसको बनाए रखना। और जब आप ऐसे व्यक्ति की मदद करते हो, जब वो बिल्कुल अपने आखिरी सपोर्ट पे और आप अगर उनके काम आते हो, तो दे आर दैट इज़ द राइट टाइम। जैसे डॉक्टर, जब आपको बहुत बीमारी होती है, जब बहुत तकलीफ़ होती है, तब वो काम आते हैं, तो लोग उनको भगवान मानते हैं। तो वैसे ही पुलिस भी समाज की डॉक्टर है, वो शरीर के डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर। हम लोग समाज की डॉक्टर हैं एक तरीके से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि समाज में जो बीमारियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, उसको हम दूर करते हैं, उससे हम लड़ते हैं, लोगों को सुरक्षा देते हैं और इन बीमारियों को दूर करते हैं। तो
जब हम अपना काम अच्छे से करते हैं तो लोगों को डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा भी होता है और उसी अनुपात में हमें उनका आदर सम्मान भी मिलता अभी आप जो है मध्य प्रदेश के डीजी जेल के पद पर हैं। है। जी, 6 अगस्त 2025 को आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी मिली। जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को इस बड़ी ज़िम्मेदारी के बारे में बताएँ कि क्या-क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हैं? देखिए एक होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुँ, जो आपराधिक न्याय प्रणाली हमारे देश की, उसमें 3 विंग होते हैं। सबसे पहला होता है पुलिस, जो अपराधियों, आपराधिक तत्वों के रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करते हैं। दूसरा होता है जुडिशरी, जो माननीय न्यायालय हैं, वो फिर जो पुलिस की कार्रवाई फिर उनके समक्ष जाती है और वो उस पे निर्णय लेते हैं कि उनको सज़ा देनी है, व्यक्ति को प्रमाण है कि नहीं है और कि नहीं देनी है। और अगर सज़ा मिलती है, तब फिर वो आते हैं जेल में, प्रिज़न में और फिर वो संपादन होता है उस सज़ा का जो उनको दंड मिला है न्यायालय से। तो ये हैं 3 कड़ियाँ न्यायिक प्रणाली की, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। तो उसकी अंतिम कड़ी होती है जेल या प्रिज़न। तो हमारा कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है इस पूरी सिस्टम में, सुरक्षा बनाए रखना, लोगों को की जान-माल की रक्षा करना, जो हर सरकार की प्रथम ज़िम्मेदारी होती है कि जो नागरिक हैं उनकी जान और उनकी माल की आप सुरक्षा गारंटी करो। दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो उसमें जो प्रोसेस है उसकी आखिरी कड़ी है जेल विभाग। तो हमारा काम है कि हम जो आपराधिक तत्व हैं, जिनको सज़ा मिलती है एक, उनको सज़ा का निष्पादन हो ठीक से और दूसरा जो अंडर ट्रायल होते हैं, जिनके केस चल रहे होते हैं, तो उनको भी हम सुरक्षित रूप से रखें, समय पे उनकी पेशियाँ हों, ताकि उनको भी न्यायिक प्रोसेस में स्मूथली उनका उसमें हो सके भागीदारी। तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट जॉब और उसका जो एंड रिज़ल्ट है, वो ये होता है कि समाज में जो आपराधिक लोग हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, वो समाज से अलग हो जाते हैं और समाज हेल्दी और सुरक्षित रहता है। तो अभी तो मेरे आपसे जेल को लेकर ही बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं एक-एक करके उन्हीं पे आऊँगी। जी। कोई भी आम व्यक्ति जेल के बारे में सोचता है तो एक अलग तरह की इमेज होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी जेल में असल में किस तरह का माहौल होता है? कितने तरह के क्रिमिनल्स या सेल्स जेल में होते हैं? देखिए जेल जो है वो मैं भी पुलिस अधिकारी हूँ। मैं जेल विभाग में प्रतिनियुक्ति पे हूँ, डेपुटेशन पे हूँ और मैं हेड हूँ मध्य प्रदेश में। तो एज़ अ पुलिस अधिकारी मैंने जेल की विज़िट करी थी 1-2 बार पहले, जब मैं पुलिस अधीक्षक था या जब मैं डीआईजी था रेंज में। पर मेरी भी एक अलग कल्पना थी जेल के बारे में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं कभी ज़्यादा गया नहीं था जेल में देखने के लिए व्यवस्था। तो जो परिकल्पना होती है लोगों की कि जेल एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत ख़राब चीज़ें होती होंगी, बहुत गंदगी होगी, बहुत मुश्किल ज़िंदगी होगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जेल मध्य प्रदेश में अगर आप कभी विज़िट करें तो वो पूरी तरह स्वच्छ हैं और बहुत अच्छी हरियाली रहती है, वहाँ गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था होती है, तो साफ़-सुथरे रहते हैं। उधर बहुत सारी गतिविधियाँ भी चलती हैं, धार्मिक गतिविधियाँ, आध्यात्मिक गतिविधियाँ और हमारी यहाँ पे उद्योग, हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी जेल के अंदर, जहाँ कैदी लोग, बंदी लोग काम करते हैं। तो जो परिकल्पना लोगों के मन में है वैसी तो नहीं है जेल बिल्कुल। बहुत ही व्यवस्थित और सुचारू रूप से है पूरी वहाँ पे जो सिस्टम है। बट ऑफ कोर्स इट्स अ जेल एंड वो उसकी एक चारदीवारी है जिसमें लोग कैद रहते हैं। वो टाइप की इंडिपेंडेंस उनको नहीं है कि वो अपने मन से जो भी करना चाहें करें, और जहाँ भी जाना चाहें जाएं। ये उनको आज़ादी नहीं है। वो उनको कैद तो रहना है, बट जो व्यवस्था है उसके अंदर वो हम अपनी तरफ से बेहतर करते हैं, ताकि दंड तो मिल गया, बट जब वो बाहर आएंगे दंड के बाद तो वो एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में फिर इंटीग्रेट हो सकें। जैसे आपने बताया अलग-अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट्स होते हैं, जैसे जन्माष्टमी होता है, रक्षाबंधन होता है जी। और अंदर फैक्ट्रीज़ भी होती है जिसमें वो लोग काम करते हैं। यस। लेकिन जेल तो एक पनिशमेंट है, तो राइट। क्या मतलब वो जेल से ज़्यादा एक रिफॉर्म सेंटर बन गया है? ये हमारे, जैसे आपने विभाग का नाम भी मेरा है जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। तो हमारा एक पहलू है दंड का निष्पादन कराना, जो उनको दंड मिला है उसको उनको भुगतना है और वो उस चारदीवारी के अंदर रह के भुगतना है, समाज से अलग रह के, अपने परिवार से अलग रह के। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट हमारा काम ही ये है कि हम उनको सुधारें और उनको बेहतर नागरिक बनाएं। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे सुधार की प्रक्रिया को हम अमल में लाते हैं, चाहे वो धार्मिक गतिविधियाँ हों, प्रवचन हो, योगा हो, प्रार्थना हो, चाहे वो आध्यात्मिक गतिविधियाँ हों, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियाँ हों, चाहे वो औद्योगिक गतिविधियाँ हों। तो हम उनसे उनको जोड़ते हैं ताकि एक तो उनका समय ठीक से निकल जाए। आफ्टर ऑल एक 24 घंटे उनको उसको काटना भी तो है, तो वो कैसे करेंगे उसको? तो इसीलिए एक तो उनका समय बीते
और फिर उनको अच्छे गुण मिलें, अच्छे लक्षण मिलें, उनका अगर कोई डिप्रेशन है तो वो दूर हो और उनमें सुधार हो, और जो उनने अपराध किया है उसको एक वो मान के एज अ बाई चांस हो गया हो या घटना हो चुकी है, पर आगे जाके वो ऐसी काम ना करें और एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में रहें। तो इसलिए हमारे विभाग के उद्देश्य भी दो हैं, एक दंड का संपादन, एक उनमें सुधार। जब भी कोई व्यक्ति जेल में आता है तो चाहे वो कॉन्विक्ट हो चाहे फिर वो अंडर ट्रायल हो, जी। तो डेली रूटीन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है उनका? देखिए अलग अलग होता है, हमारा जेल मैनुअल में इसकी पूरा प्रावधान है। जो अंडर ट्रायल हैं उनको हम उनसे काम नहीं करा सकते जब तक वो खुद ना चाहें काम करना। तो जो अंडर ट्रायल हैं वो जनरली उद्योगों में एंड ऑल में काम नहीं करते, बट बाकी गतिविधियों में वो पार्ट लेते हैं, चाहे वो जैसे मैंने बोला ना शैक्षणिक, औद्योगिक, जो भी है। और अगर स्वेच्छा से वो करना चाहें तो दे कैन डू। बट जो बंदी होते हैं, जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, वो मैनुअल के मुताबिक, नियम के मुताबिक उनसे हम काम ले सकते हैं। और उनको उसके लिए भुगतान भी होता है, उनको एक राशि मिलती है। स्किल्ड लेबर की अलग होती है, अनस्किल्ड की अलग होती है, सेमी स्किल्ड की अलग होती है, जो शासन के नियम हैं, तो उनको वो धनराशि भी मिलती है। पर उनसे उनको काम करना अनिवार्य है। तो बहुत सारे उद्योग चलते हैं। अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं जेल के अंदर, साफ़ सफाई की होती हैं, बागवानी की होती हैं, पाकशाला होती है हमारी जहाँ पे खाना बनता है बंदियों का, तो नियम अनुसार खाना बंदी ही बनाते हैं अपने लिए, तो वो भी उस गतिविधि में भी संलग्न रहते हैं। तो उनके अलग अलग नियम हैं अंडर ट्रायल एंड कॉन्विक्ट्स के। तो जो आपने बताया जो उनको धनराशि मिलती है, तो क्या वो उनको जेल से बाहर आने के बाद मिलती है या यस। फिर उनके परिवार को दी जाती है? नहीं, उसमें भी नियम है। जो राशि मिलती है वो जमा होती है अकाउंट में, उसके 1/3 जो राशि है वो उसका उपयोग बंदी कर सकता है अपने लिए, चाहे हमारे कैंटीन्स होती हैं बड़ी जेलों में, तो कैंटीन से सामग्री वो परचेज़ कर सकते हैं या अपने परिवार को दे सकते हैं। 1/3 राशि उनकी जो लीगल एड है उसमें यूज़ होती है, उनके वकील के लिए एंड ऑल, और 1/3 राशि जमा रहती है। तो जब वो जाते हैं छूट के, जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, तो 1/3 राशि में से 50% उनको मिल जाता है कैश, और बाकी 50% जो है वो शासन को जमा हो जाता है। जेल में जो है अंडर ट्रायल और कॉन्विक्ट दोनों ही बड़ी मात्रा में आते हाँ। हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि दोनों में ही रूल्स रेगुलेशंस जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जी। वो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जी। तो ऐसा क्यों होता है? उसमें इसलिए है क्योंकि उनका ट्रायल चल रहा है। वो अभी कॉन्विक्ट्स नहीं हैं, उनको सज़ा नहीं मिली है, बट एज़ अ प्रोसेस जब तक उनकी ज़मानत नहीं होती है, वो जेल में उनको रहना पड़ता है। तो इसलिए उनके नियम अलग होने चाहिए और अलग होते हैं। और जो कॉन्विक्टेड हैं, मतलब उन्होंने अपराध किया है, वो सिद्ध हो गया है और उसके लिए उनको सज़ा मिल गई, तो उनके नियम अलग हैं। जो अंडर ट्रायल हैं, दे आर नॉट प्रूव्ड टू बी अपराधी कि उन्होंने अपराध किया है। उनका अभी अंडर ट्रायल है, तो उनके नियम अलग होने चाहिए और होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जेल में जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क ऑपरेट करते जी। हैं, जबकि जेल में जो है रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हाँ। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है और किन सोर्सेज की हेल्प से जो है वो अपने नेटवर्क्स ऑपरेट कर पाते हैं? मेरे को बाकी राज्यों का पता नहीं, बट मेरे राज्य में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है और ऐसी कोई गतिविधि नहीं है कि ऑर्गेनाइज़ तरीके से कोई जेल के अंदर से कोई भी कैदी, कोई भी बंदी या कोई भी नेटवर्क चला रहा है। तो ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई सूचना है भी नहीं और ऐसा होता भी नहीं। मध्य प्रदेश में हम बड़ी उसको स्ट्रिक्टली डील करते हैं। हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट भी है, सीसीटीवी कैमराज एंड ऑल हैं, हमारे पास हमारे स्टाफ भी है, और तो इसलिए ये शिकायत या ये गतिविधि इधर संचालित नहीं होती। अपवाद स्वरूप यस, ऐसी घटनाएं होती हैं कि सूचना मिलती है कि जेल में मोबाइल है, तो हम उसको रेड करके और उसको सर्च करके वो मोबाइल जब्त भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही धार जेल में मिला था एक मोबाइल, तो वो पहुंचता है अंदर, तो ऐसे लोग अगर ले जाते हैं विभागीय तौर से तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय जांच होती है। और एक हमारी जेल की एक वॉल होती है, आउटर वॉल। एक समस्या उसमें हमेशा बनी रहती है कि कई जेलें शहर के अंदर स्थित हैं, तो उसमें से वॉल के ऊपर से फेंकते हैं सामग्री, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उसमें भी कभी-कभी ऐसा घटना हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ पे वॉल गार्ड लगते हैं, पर जब जेल लॉकअप हो जाता है रात शाम के समय के बाद, तब वो जो वॉल गार्ड होते हैं वो नहीं रहते वहाँ पे। तो ऐसा फेंकने की एंड ऑल दैट कभी ऐसी प्रवृत्ति है, उसको भी हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और सफल ही होते हैं, बट एक आध अपवाद स्वरूप ऐसे ज़रूर होते हैं, उसको भी हम सूचना के आधार पे कार्रवाई ज़रूर करते हैं। जैसे आपने बताया मोबाइल फ़ोन स्मगल किए जाते हैं, इसके अलावा और कौन-कौन सी किस-किस तरह की चीज़ें जो होती है स्मगलिंग में सामने इसके आती हैं? अलावा जो सामान्य शिकायत जो मिलती है वो है नशीला पदार्थ, जैसे
सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, तम्बाकू हुआ या फिर इवन गांजा हुआ, ड्रग्स का, ऐसी चीज़ों की भी शिकायतें मिलती हैं कि ये अवैध परिवहन कभी गेट से बहुत कम होता है वो, और एक फिर वॉल से। वॉल से आपने बताया, और आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन किसी के पास मिला था, तो हाँ। कोई मामला आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से चीज़ें स्मगल की गई थी? वॉल के अलावा और भी काफ़ी इंसिडेंट्स आए होंगे आपके पास, कुछ जैसे छुपा के लोग ले जाते हैं, हाँ, वो वैसा छिपा कोई? के हमारे जो देखिए, जेल के अंदर गेट के बाहर आफ्टर द मेन हमारा गेट होता है, जो एंट्री गेट होता है जिसको सिल्वर गेट बोलते हैं, उसके अंदर एक लाल गेट होता है, सेकंड गेट। तो लाल गेट के बाद एंट्री किसी की अलाउड नहीं होती, एक्सेप्ट अंदर जो कैदी रहते हैं वो रहते हैं, प्लस जो हमारा स्टाफ जाता है। वो जो मुलाकात होती है कैदियों की, वो बाहर से उनके परिजन आते हैं, ये लोग अंदर से मिलते हैं। तो लाल गेट के अंदर किसी की एंट्री नहीं होती अदर देन द जेल ऑफिशियल्स एंड जेल स्टाफ एंड दी जो बंदी अंदर रहते हैं। तो वो इसीलिए अगर कोई ऐसा चीज़ जाती है तो वो जेल स्टाफ ही कोई ले जाता है, जो ऐसे अपवाद स्वरूप जो रहते हैं, और अपने कहीं मोजे में छुपा के कहीं ऐसे करके, जो दो एक तलाशी का प्रावधान भी है कि जब अंदर जाता है जेल स्टाफ ड्यूटी में तो उनकी भी तलाशी होती है विधिवत, बट कभी कभी उसमें वो बचा के छुपा के ले जाते हैं, तो उनको भी जब पकड़ते हैं हम अंदर, तब फिर वो बंदी जो स्टाफ अगर इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। जैसे मैंने बोला, उन्हें सस्पेंशन होता है, विभागीय जांच होती है, डिसमिसल होते हैं सर्विस से, तो ताकि ये सब ना हो। बट ऐसे एक आध केस जरूर होते हैं, बट इट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम एज सच। एक आध अपवाद स्वरूप तो ब्लैक शीप हर जगह होते हैं। वीआईपी प्रिजनर्स को लेकर भी सवाल उठते हैं हाँ। हमेशा, तो क्या ऐसा होता है कि जेल में कुछ लोगों को अलग से कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं दूसरों के लिए अलाउड नहीं है उनको अलाउ की जाती है, नहीं, कोई ऐसा कोई स्टेटस प्रावधान मेंटेन इट्स होता है नॉट ऐसा अलाउड। कुछ? अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल इज़ नॉट अलाउड, बट येस स्पेशल केसेस में वो जेल मैनुअल में ही लिखा है कि उनको एक स्पेशल डाइट प्रदान की जा सकती है अगर उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें कोई स्पेशल ऐसा नीड है, तो उसमें स्पेशल डाइट का प्रावधान जरूर है। बट अदर देन दैट कि वो अलग जगह उनको सोने को मिले, अलग वो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और होता भी नहीं है। ओके, तो आप सब ये मध्य प्रदेश का बता रहे हैं, बाकी हाँ, आई कैन ओनली टेल अबाउट माई स्टेट। जी। इंडिया में कहा जाता है जो जेल है वो ओवर पॉपुलेटेड है, ओवर Yes. क्राउडेड है। अगर हम एनसीआरबी का डेटा भी देखें तो 5.3 लाख के अप्रॉक्स जो है कैदी हैं, लेकिन जो जेल है 4.3 लाख के आसपास है। तो क्या आपको ग्राउंड लेवल पर ये समस्या नज़र आती है? मध्य प्रदेश में ऐसा है? मध्य प्रदेश में ये समस्या काफ़ी थी पहले। बड़ा राज्य है, बड़े राज्यों के मुताबिक इसमें काफ़ी सारे प्रिजनर्स हैं हमारे यहाँ पे। आज की तारीख में 42,000 लोग परिरुद्ध हैं हमारे जेलों में, और 2 साल पहले और तक ये समस्या ज़्यादा थी, हमारी ओवर क्राउडिंग थी 54%। तो एक निर्णय लिया गया कि जेलों में नई बैरकों का निर्माण किया जाएगा ताकि ये ओवर क्राउडिंग की समस्या में कमी आए। तो जेलों में 112 नई बैरक बनाई जा रही हैं, मोस्टली कंप्लीट हो गई हैं, करीब 50 के करीब अभी लास्ट स्टेजेस में हैं। तो ये सब देखते हुए, प्लस थोड़ा फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस भी हुए हैं हमारे राज्य में, तो इसीलिए संख्या जो है अब आज की तारीख में हमारी जो ओवर क्राउडिंग है वो 34% पर आ गई है, 34.17। तो 54 से 34 पे हम लाए हैं विगत 2 वर्ष में, और नेशनल एवरेज जो है वो आज की तारीख में है 35%। तो हम राष्ट्रीय औसत से भी नीचे आ गए हैं, जो एक बड़े राज्य के लिए बहुत संतोषजनक स्थिति है। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग के अलावा और कोई समस्याएं ग्राउंड लेवल पर आपको नज़र आती है जिस पे काम चल रहा हो या काम करने की ज़रूरत है अभी? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और हम बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ भी मैंने बनाई, और उसको अब लागू हम करने की स्थिति में हैं, लागू हो भी रही हैं। एक है महिलाओं को ओपन जेल में रखने की एक सुविधा। एक ओपन जेल का कॉन्सेप्ट होता है, खुली जेल जिसे बोलते हैं। तो उसमें अभी तक सिर्फ पुरुष बंदी को पात्रता थी नियम अनुसार। तो एक प्रस्ताव हमने भेजा है शासन को कि महिलाओं को भी इन ओपन जेल में रखने की सुविधा होनी चाहिए। बस एक सेक्शन है जो नियम बने थे पुराने, उसमें एक पार्ट था कि महिलाओं को ये सुविधा नहीं दी जाएगी, तो उसको विलोपित करना है और महिला रह सकती हैं ओपन जेल में। तो हमारी ओपन जेल में महिलाओं को जल्द ही रहने की पात्रता होगी। ये एक बहुत बड़ी योजना है। दूसरी योजना एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना थी मेरी, कि हमने हमारे जो 125 जेल हैं उसमें से 11 सेंट्रल जेल हैं और 2 सर्कल जेल, मतलब 13 सेंट्रल जेल के स्तर के हैं। उनके ऊपर एक फेंसिंग होती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ताकि एक तो बाहर से जब वो फेंकने का सामान है और वो बंद हो जाता है, प्लस ओवर द वॉल एस्केप जो होता है फरारी, वो बंद हो जाती है।
तो 13 जेलों में वो इंस्टॉल्ड है। बाकी जो 112 जेल हैं उसमें अभी तक ये आउटर वॉल की इलेक्ट्रिक फेंस नहीं थी। तो हमने बड़े प्रयास करके पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारा पैसा बचा था किन्हीं मदों से, उसको हमने रीअप्रोप्रिएट कराया। मतलब वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है फाइनेंशियल, उसको दूसरे मद में खर्च करने की अनुमति वो हमने ली, और 18 करोड़ की हमारी एक योजना है जिसमें हमारे 112 जो अन्य जेल हैं उसमें कवच योजना हमने बनाई है। तो उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिफिकेशन बनेगा। वो 18 करोड़ हमारे को मिल भी गए। हमने एक मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है MPSCDC, उनको ये पैसा हस्तांतरित भी कर दिया है और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। और मे बी 6 महीने के अंदर हमारी सारी जेल इस प्रकार से पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगी। और आई थिंक वो मध्य प्रदेश ही पहला राज्य होगा जिसमें सारी जेलों में आउटर वॉल इलेक्ट्रिक फेंस होगी। ये हमारी एक बहुत बड़ी योजना है जिसको हम कवच बोलते हैं। एक योजना और हमने लागू करी है, उसको हमने नाम दिया है सुधा योजना, और उसमें हमारे बंदियों को, हर बंदी को स्वच्छ पेयजल की योजना है वो। अभी तक हमारे 71 जेलों में RO प्लांट लगे हैं वाटर के, पर बाकी जो 55 जेल में है 71 जेलों में हम लगा रहे हैं। तो वो भी 2 करोड़ की योजना है, वो भी स्वीकृत हो गई, उसमें भी कार्रवाई चालू है और वो भी आई थिंक 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो हर बंदी को हमारी जेलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी। तो इसी प्रकार बहुत सारी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं और एम यही है कि सुरक्षा बढ़ाएं जेलों में और सुधार और सुविधा भी बढ़ाएं जेल में, ताकि सबका भला हो। एक हमारे स्टाफ के लिए भी हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। कई जेल बहुत छोटी छोटी जगह में स्थित हैं, तहसील टाउन है, उसमें भी जेल बाहर बनते हैं शहर से, तो बहुत दूर भी हैं शहर से। तो इसीलिए जो वहाँ पे स्टाफ रहते हैं उनकी फैमिली रहती है, हमारे नियम अनुसार फैमिली और स्टाफ क्वार्टर होने चाहिए और वो जेल के आसपास ही होने चाहिए। आप दूर नहीं रह सकते, अब जब तक अभाव ना हो बिल्कुल। तो वो भी हमने वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा होती नहीं है उनके लिए मनोरंजन की या कोई व्यायाम की, तो ओपन जिम की एक योजना हमने स्टार्ट करी है कि हमारी वेलफेयर फंड से हम छोटे जेलों में एक ओपन जिम बना रहे हैं। 7 तो हमने बना दिए हैं और 6 प्रक्रियाधीन हैं, तो हर सर्कल में एक, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और आई थिंक उससे अल्टीमेटली विभाग के अधिकारियों को भी और हमारे जो जेल में परिरुद्ध बंदी हैं उनको भी उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। काफ़ी अच्छे स्टेप्स और इनिशिएटिव्स जो है लिए जा रहे हैं। वहीं आपने फीमेल प्रिजनर्स की बात की, तो जो इंडिया में जो फीमेल प्रिजनर्स काफ़ी कम होती हैं, काफ़ी कम है। कुल पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो 4-5% ही है। तो ऐसा क्यों है? क्या विमेन जो है क्रिमिनल्स कम होती हैं या फिर उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है या फिर उनको जेल कम होती है? नहीं, एज अ पुलिस ऑफिसर भी मैं बता सकता हूँ कि विमेन कमिटिंग क्राइम आर मच लेस। जो टोटल क्राइम जो दर्ज होता है उसमें जो विमेन द्वारा किया गया क्राइम तो वो तो बहुत कम होता है। तो इट इज़ नॉट दैट कि उनको सज़ा नहीं हो रही या उनको पकड़ा नहीं जा रहा। विमेन इन क्राइम वैसे भी बहुत कम है, तो इसीलिए उनको उसी अनुपात में सज़ा भी मिलती है और उसी अनुपात में वो बंदी भी बनते हैं। उसका रीज़न क्या है, यू नो बेटर देन मी, बट विमेन मे बी हैविंग नॉट अ क्रिमिनल माइंडसेट लेस देन मेल, ऐसे कुछ होगा। That's a matter of psychological research, I think. But yes, crime committed by women वैसे भी बहुत कम है, तो उसमें obviously सज़ा भी कम ही होती है और obviously उनकी संख्या जेलों में भी कम ही है। अभी हमारे पास जो हमारी संख्या मैंने आपको 42,000 बताई, उसमें से 1600 महिला कैदी हैं जो हमारी विभिन्न जेलों में उपलब्ध वो बंदी हैं। तो विमेन के लिए अलग से भी जेल नहीं होती है, सेम ही जेल में उनको रखा जाता है विमेन इनमेट्स को भी। तो सेफ्टी उतनी स्ट्रांग है? वैसे प्रिकॉशंस कुछ लिए जाते हैं या फिर जो मेल के कंपैरेटिवली और उनके रूल्स रेगुलेशंस में कुछ डिफरेंस होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेम है, बट महिलाओं के लिए देयर इज़, हमारे हर जेल में जहाँ पे विमेन प्रिजनर्स हैं तो उनके लिए एक महिला वार्ड होता है, अलग होता है वो, और उसमें अलग लॉकअप होता है और अलग वो उधर ही महिलाएं उसके अंदर रहती हैं। और उसमें अगर जैसे एंट्री इनटू द जेल एक गेट से होती है, तो आप जेल में एंटर जैसे मैंने किया तो आपको एक रजिस्टर साइन करना पड़ता है एंड यू एंटर द मेन जेल। तो उधर जाके आप फिर उसको राउंड ले सकते हैं। और उसी के अंदर जो महिला सेक्शन है उसका फिर अलग एक लॉकअप होता है, वहाँ पे अलग अलग आपको एंट्री करनी पड़ती है, अलग वहाँ कैमराज लगे हुए हैं, ताकि कोई ऐसा एक्सेस ना हो जो अनावश्यक हो और जो नॉट रिक्वायर्ड हो। तो इसीलिए उनका अलग बैरक्स हैं, वो अलग उसमें रहते हैं, उनका पूरा लॉकअप भी अलग है।
और वहाँ पे महिला स्टाफ डिप्लॉय किया जाता है जो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो आई थिंक पूरी तरह से सुरक्षित है। इस प्रकार की शिकायत आती नहीं है कि किसी महिला को कुछ और प्रकार की दिक्कत हो रही है अदर देन जो वो लॉकअप में रह के एज अ बंदी रहना है। तो वी ट्राई आवर बेस्ट एंड आई थिंक वी आर फुली सक्सेसफुल टू गिव टोटल प्रोटेक्शन टू वुमेन जो जेल में हमारी कस्टडी में है। उनको भी अलग से जैसे बताया कि फैक्ट्रीज में काम किया जाता है, फीमेल इनमेट्स भी करते उनके हैं। उद्योग अलग हैं। वो सारे नॉर्मल जनरल इंडस्ट्री में वो काम नहीं करती। उनके जैसे हमारी इंदौर जेल में मसाला उद्योग बनाया है जो महिला विंग में ही स्थापित किया है। तो इस प्रकार से उनको उनके अगर इंडस्ट्री है तो वो उनके लिए अलग है, एक्सक्लूसिव है। जैसे भोपाल जेल में गुड़िया घर है तो दे में गुड़िया में बनाते हैं, तो इसीलिए वो महिलाओं के लिए अलग रहता है। वो जनरल उसमें नहीं आके काम करते। जैसे कि अंडर ट्रायल की अभी हम बात कर रहे थे, तो इंडियन प्रिजन्स में 70 से 75% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं, जी। जो मेरे को लगता है कि एक तरह से जस्टिस सिस्टम के डिले को दिखाता है। अभी गुजरात का ही कुछ समय पहले मामला आया था जिसमें 30 साल तक एक व्यक्ति जेल में रहा और उसको फिर कोर्ट की तरफ से बेगुनाह घोषित कर दिया गया, और जब वो जेल से बाहर आया अगले दिन ही उसकी डेथ भी हो गई। तो आपको लगता है कि इसके लिए कुछ अलग से रूल्स बनाने चाहिए, बेल रिफॉर्म्स होने चाहिए, फास्ट ट्रायल होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने जो संख्या बताई अंडर ट्रायल्स एंड कॉन्विक्ट्स की, जो इंडिया का एवरेज, आई डू नॉट हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट दैट, बट हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में 55% अंडर ट्रायल हैं एंड 45% कॉन्विक्ट्स हैं। तो वी आर नियरली 50-50। तो इट्स अ वेरी, यहाँ के तो स्थिति काफ़ी बेटर है compared to other regions, and I don't know about other regions, I cannot comment, but it is not 75 and 25 in Madhya Pradesh. और ऐसी घटनाएं ना हो जैसे आपने बताया है, वो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। डिजिटल मीडियम भी यूज़ होता है, कोर्ट से भी रिहाई का आदेश आते हैं, एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी हैं ताकि इस प्रकार की चीज़ ना हो। एंड रेगुलर कैंप्स होते हैं जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी आते हैं, बंदियों से बात करते हैं, उनके लीगल एड सेल होते हैं जो काम करते हैं ताकि उनकी ऐसा अधिकार का हनन ना हो और वो बिना ट्रायल के या बिना जमानत के रह जाएं, या उनकी सज़ा पूरी हो जाए और वो जेल में ही रहें। तो उसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बट एज आई सेड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक दो केस ऐसे ज़रूर आते होंगे जो पूरी सिस्टम को ऐसा सवालिया निशान लगाते हैं, बट वो होते एक दो ही हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं होने चाहिए, बट बहुत सारे सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं ताकि वो ना हो। बट फिर भी अगर एक आध होता है तो इट इज़ जस्ट अपवाद स्वरूप होता है, जो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ मे बी अ फेलियर एट दिस ऑफ द सिस्टम एट वेरियस लेवल्स, बिकॉज वो बहुत सारी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं उसमें। कुछ क्रिमिनल्स को फांसी की सज़ा भी होती है और जेल में ही फांसी घर में उन्हें फांसी दी जाती है। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि फांसी से पहले पूछा जाता है कि क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है, तो वैसा सच में कुछ होता है सर? हाँ, होता है, एक प्रथा के अंतर्गत शायद होता है, बट हमारे यहाँ पे फांसी आखिरी इन मध्य प्रदेश 1996 में दी गई थी, 96। अच्छा। तो अब तो 30 साल हो गए हैं। तो वो भी एक अपवाद ही होता है, पर मुख्य जेलों में अब फांसी घर बना हुआ है। और पर वो प्रक्रिया अब मोस्टली बहुत रेयर केसेस में फांसी होती है। हमारे यहाँ पे एमपी में अभी वर्तमान में 42 लोग डेथ रो पे हैं। डेथ रो बोलते हैं उसको, जिनको फांसी की सज़ा हुई होती है। बट मैंने जाके एक आध से बात भी करी, तो पर वो निश्चिंत रहते हैं कि उनको फांसी तो होगी नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं अपील में एंड ऑल दैट वो या दया याचिका के अंतर्गत है, वो छूट जाएंगे, फांसी मत से छूट जाएंगे। तो इट्स अपवादी है, बट यस, प्रथा के अनुरूप ये ज़रूर होता था कि उनकी आखिरी इच्छा, उनका आखिरी खाना जो उनको खाना है, उसके बारे में उनसे ज़रूर पूछा जाता है। यस। तो फांसी जब दी जाती है उससे पहले का कोई प्रोसीजर होता है, कोई चेकलिस्ट होती है? फांसी की तो यस, वो तो पूरी ऑर्गेनाइज वो होती है, उनकी चेकअप होता है मेडिकल, देन दे आर, फांसी जब दी जा रही होती है तो उसमें मैजिस्ट्रेट रहता है, मेडिकल ऑफिसर रहता है, एंड आफ्टर फांसी भी उसकी बॉडी का डिस्पोजल। तो वो बहुत सारे नियम सब कोडिफाइड हैं हमारे जेल मैनुअल में। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो होता नहीं है, 30 साल से तो एमपी में ही नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके ज़्यादा अभ्यस्त नहीं है लोग कि उसमें प्रोसीजरली कि उसमें क्या क्या पहलू हैं, बट एवरीथिंग इज़ रिटन इन द जेल मैनुअल कि हाउ इट हैज़ टू बी डन। आप अपनी जर्नी में अभी तक बहुत सारे क्रिमिनल से या बहुत सारे अपराधियों से मिले होंगे, तो कोई कॉमन पैटर्न या कोई माइंडसेट कॉमन आपको नज़र आता है कि या फिर सब अपने आप में कुछ अलग है?
जनरली तो अलग ही होते हैं। मेरा जो अनुभव है एज़ अ पुलिस ऑफिसर कि मैंने बहुत सारे अपराधियों से पूछताछ भी करी है, इंटरोगेशन करी है, उनसे बातचीत करी है। तो सब अलग-अलग होते हैं, बट ऐसा कॉमन थ्रेड आप नहीं देख सकते कि भई ये है तो फिर ये क्रिमिनल है या इसी ने किया है। बट हमारे इंस्टिंक्ट हो जाता है एज़ अ पुलिस ऑफिसर कि उसके जो तरीका है आंसर देने का, उसकी जो आँखों में एक्सप्रेशन है, जो उसके हाव-भाव हैं या उसके मूवमेंट्स हैं, उससे एक जनरली हमें संकेत मिल जाता है कि ये गिल्टी है या ये मतलब इनोसेंट है या उसको फँसाया जा रहा है। तो वो पर ऐसा मैंने कोई देखा नहीं है कि जो टिपिकल पैटर्न हो, जो हर अपराधी में आप देख लो तो आप आइडेंटिफ़ाई कर दो कि ये क्रिमिनल है या इसने अपराध किया है। मतलब जो ऑब्जर्विंग नेचर होता है उससे आप लोग पहचान लेते हैं सामने वाले को। हमारे अनुभव से, बिकॉज़ वी हैव हाँ। डेल्ट विद सो मेनी क्रिमिनल्स। तो आप एक क्वेश्चन पूछो तो जिस तरीके से वो आंसर देता है, अगर वो थोड़ा अटक के देता है या बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देता है या डर के देता है या हिचकिचा के देता है, तो उससे भी प्लस उसके जो पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आँखें वो आपको मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, उस बहुत चीज़ों से आप बॉडी लैंग्वेज जो होती है जिसको बोलते हैं, यू कैन गेट अ गुड आइडिया दैट डज़ ही हैव समथिंग टू हाइड, कुछ छुपा रहा है। तो अगर छुपा रहा है कोई बंदा तो फिर वो फिर गलती कहीं न कहीं उसने करी होगी। और अगर नहीं है ऐसी कोई लक्षण या ऐसी कोई बोली में उसकी कमी नहीं है, तो देन यू आर बेटर श्योर दैट इसने शायद कुछ छुपाना ही नहीं है, तो फिर शायद इसने कुछ करा नहीं है। हुँ। अपनी जर्नी में आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जी। उसमें से एक रिकॉर्ड है आपका कोल्ड केसेस को सॉल्व करने का। अपनी ऑडियंस के लिए बता दूँ, कोल्ड केसेस वो होते हैं जो जिनकी फाइल्स बंद हो चुकी हैं। उन फाइल्स को आपने रीओपन करके उनको सॉल्व किया और उस पर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आप बताएँ और आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने सोचा कि उन केसेस को सॉल्व किया जाए जो ठंडे बस्ते में जा चुके हैं? ऐसा था कि कोल्ड केसेस तो सब टाइप के होते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्राइम। मैंने जिस पे कॉन्सेंट्रेट किया था वो था कोल्ड केस ऑफ मर्डर, जो ओके। हत्या के कोल्ड केसेस थे जिसमें जो बंद हो चुके थे। तो उसमें मैंने प्रयास करके ऐसे 110 केसेस सॉल्व किए, जो विभिन्न जहाँ मैं पोस्टेड रहा। एज एसपी मैं 3 जिलों में रहा, एज डीआईजी में 3 रेंज में रहा, एज आईजी मैं 1 जोन में रहा। तो जहाँ-जहाँ मैं रहा फील्ड पुलिसिंग में, तो एक मैं छोटी टीम बनाता था और ऐसे केसेस को रीओपन करके सॉल्व करता था, प्रयास करता था। तो उसमें 110 केस सॉल्व हुए, जो एक बहुत बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक केस को, कोल्ड केस को सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसको बोलते ही कोल्ड इसलिए है कि जो ट्रेल होती है एविडेंस की, वो ठंडी पड़ चुकी होती है और ठंडी चीज़ को गर्म करके फिर उसमें से निकालना वो बहुत मुश्किल होता है काम। तो इसीलिए एक केस भी अगर आप करो तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली। बट उसको एज़ अ ड्राइव करो, मूवमेंट करके इतने सारे निकालो और उसमें लोगों और सही केसेस थे, जो लोगों के एप्रिसिएशन जो मिला और जो उनकी खुशी जो मैंने देखी, तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, वन ऑफ मेजर अचीवमेंट्स ऑफ माय करियर। उसको मैंने ज़्यादा प्रचार-प्रसार उसका हुआ नहीं, बट ऐसा करना चाहिए मेरे विचार में। मैं पहली पोस्टिंग में था, एसपी सिटी था इंदौर में, माय सेकंड पोस्टिंग। तो उसमें एक केस आया था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसको अपने ही आंगन में गाड़ दिया था और फिर 5 साल तक वो सॉल्व नहीं हुआ था केस और उसको मैंने सॉल्व किया था। और उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा कि एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, पुनीत काम है और बहुत ही ऐसा काम है जो लोगों को अच्छा भी लगता है और पुलिस के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो उसके लिए मैंने फिर एज़ अ मिशन किया। तो एक केस मेरे को याद है जो आपने बोला कि आप डिस्क्राइब करें, तो उसमें मैं एसपी था। एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, सीहोर, यहाँ के भोपाल के पास ही का ज़िला है। तो जब क्योंकि मैं तब 1-2 ज़िले में रह चुका था, तो एक रेपुटेशन बन गई थी कि ये पुराने केस सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही मैं उस ज़िले में आया तो लोग ने पुराने केसेस बताने स्टार्ट किए। एक तो ये पब्लिसिटी का जो होता है ना, इसका ये बड़ा इसलिए मैं जो केस सॉल्व करता था उसको पेपरों में, उस समय ये डिजिटल मीडिया एंड ऑल था नहीं, तो पेपर में देते थे, अच्छे से उसको प्रसारित करते थे ताकि लोगों को पता चले कि कोई ऐसा अधिकारी है जो ये प्रयास कर रहा है। तो लोग आके अपनी बताते थे आपको कि हमारे भी भाई का मर्डर हुआ था और उसमें भी कोई पकड़ा नहीं गया और उसमें ये मतलब आपको वैसी सूचना मिलने लग जाती थी। तो फिर आप वो केस डायरी मंगवाता था मैं और फिर उनको स्टडी करके अपनी टीम को देता था। तो उसी क्रम में एक व्यक्ति ने आके मेरे को एक केस के बारे में बताया जो सीहोर में घटित हुआ था। उसमें एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर था, उसकी हत्या हुई थी और जो हमारा एसपी ऑफिस है इन सीहोर, उसके जो पीछे का एरिया है उसको बोलते हैं कस्बा इलाका। तो कस्बे का केस था वो और उसमें एक बैंक मैनेजर था, अराउंड 70 ईयर्स या 68 ईयर्स उसकी उम्र थी। तो उसकी रात में किसी ने हत्या करी और सुबह उसकी लाश मिली। काफ़ी वायलेंट और ब्रूटल हत्या थी
और वो व्यक्ति रहता था अकेला, और उसकी वाइफ नहीं रहती, मतलब शी वॉज नॉट देयर, उनकी डेथ हो गई थी, तो अकेला रहता था उस घर में। एक उसका बेटा ज़रूर था, जो बेटा सीहोर में ही रहता था, बट किसी और जगह पे रहता था, अपने फादर के साथ नहीं रहता था। तो ये उसकी जब हत्या हुई होगी, वो 15 साल पुराना केस था, इमेजिन। जब मैंने उसको सॉल्व किया 2001 में, उससे 15 साल पहले का था वो, 1986। तो 15 साल बहुत लंबा समय होता है फॉर एनी केस टू बी सॉल्व्ड। एनीवे, तो उसको हमने एज ए चैलेंज लिया। तो उसमें क्या था कि क्योंकि मेरे को सूचना मिली थी उस संबंध में कि कुछ लोगों ने उसको किया है। तो अब वो केस डायरी जब हमने देखी तो ये सब पता चला। केस डायरी में ही लिखा था कि जिस दिन ये नाच में जिसकी हत्या हुई, उससे पहले उसका बेटा उसको मिलने आया था। वो ऐसे बयान थे केस डायरी में। वो बेटा आया था। ये आदमी जो था, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, जो इसकी हत्या हुई थी। गुस्सा आ जाता था इसको बहुत जल्दी। तो इसका बेटा आया और वो उससे कोई अंदर बातचीत हो रही थी, तो कॉलोनी वालों लोगों ने बताया, बाकी लोगों ने, कि उनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और चिल्ला चोट हुई, गाली गलौच हुई, जो भी हुई। और वो लड़का जो था, उसका बेटा, वो गुस्से में फिर वहाँ से चला गया और उसी रात को उसकी हत्या हो गई। तो संभवतः उसके बेटे पे शक की सुई गई थी कि उसने कुछ ना कुछ लड़ाई हुई, फिर कुछ आया होगा रात को। तो उससे पूछताछ भी हुई थी, पर उसमें कुछ निकला नहीं। वो जो इलाका है, कस्बा, वो मिक्स्ड पॉपुलेशन का इलाका है, हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो उसमें थोड़ा सांप्रदायिक तनाव भी हो गया था उस समय, क्योंकि उस समय के जो डीआईजी थे वो भी घटनास्थल पे आए थे ना, वॉटेवर, वो था उसका बैकग्राउंड। मेरे को सूचना मिली 3 लोगों के बारे में कि इन तीनों लोगों ने उसको किया है। अब आप ये इमेजिन करिए कि जब इन तीनों लोगों ने किया था वो घटना, तो वो 20-22 साल के थे, 25 साल के। 15 साल बाद तो 40-40 साल के हो गए थे, तो वो तो मिडिल एज्ड हो गए थे। उस समय वो नौजवान थे। तो एनीवे, क्योंकि सूचना मिली थी, बाकी और कुछ नहीं था कि इन तीनों द्वारा किया गया था। और तो हमने इन तीनों को इंटरोगेशन के लिए उनको कस्टडी में लिया और अलग-अलग उनको थानों में रखा। ये मैंने बोला कि आप अलग रखिए, एक साथ नहीं रखना। एक को पकड़ के एक थाने में, दूसरे को दूसरे, फिर अपन इनसे पूछताछ करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होता है। तो फिर मैंने जब एक से पूछा जाके, फिर उससे बताया कि भाई तुमको क्या किया था तुमने उस रात को, ऐसे करके उससे पूछताछ स्टार्ट करी। तो उन्होंने, हमको तो क्या पता आप क्या बोल रहे हो। तो फिर मैंने, भाई तुमको ऐसे ही मेरे को सपना आ गया कि मैं तुमको उठा के ले आऊँगा, कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो इसको हमको पता है, सब कुछ है। अब पूछ रहे हैं, बता दो, तुम्हारे साथी ने तो बता दिया है जो दूसरे थाने में बंद है। तो ऐसे करके साइकोलॉजिकली हम प्रयास करते हैं। तो फिर एक व्यक्ति ने सारा बता दिया कि हम लोग 3, तब वो लड़के टाइप थे, और इनने ऐसा बताया कि हम तीनों ने पिक्चर देखी रात को। फिर हम अपने घर जा रहे थे, उसी कस्बे में ही रहते थे वो, और वहाँ पे कोई एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ के हमने शराब पी। और शराब पीने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो, ये अकेला रहता है बूढ़ा आदमी, ये तो उनको पता था, तो इसके घर में अपन चलते हैं और इसको जो भी लूटपाट करते हैं, पैसा वैसा मिले तो लेके आएंगे। तो ही सर, हम तीनों उनके घर में गए और तो ये जाग गया। तो जब ये जाग गया तो इससे झगड़ा जो भी हुआ, तो हमने इसकी मार वार के हम भाग गए। हमने कुछ ले भी नहीं जा सके, पर हम वैसे भी नशे में थे, तो हम फिर दीवार पान के हम भाग गए। ये हुआ था घटना, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने, चलिए इनको घटनास्थल पे लेके जाओ, लेट अस फाइंड आउट कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कहाँ से घुसे, क्या करें। तो जो सीन ऑफ क्राइम पे जो हम करते हैं ना, रिक्रिएशन टाइप, तो रात का वक्त था, 12-1 बज गए थे। तो इनको तीनों को हम लेके वहाँ गए। जब गए वहाँ पे, तो पुलिस एसपी आया था वहाँ पे, और पुलिस टीम भी थी। तो आसपास के लोग भी जाग गए, वो लोग भी बाहर आ गए, मतलब कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तो इनको हम अंदर ले गए, और ये जो बोलते थे कि यहाँ पे एक दरवाज़ा था, हम उसके ऊपर से अंदर आए, और वहाँ से फिर हम यहाँ घुसे, फिर वहाँ, तो वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे उस घर में, जो ये बता रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो कहानी बना रहे हैं, ऑल झूठ। कि कहाँ से आए थे, वो तो यहाँ दीवार थे, हम ऊपर से आए थे, तो वो कोई दीवार ही नहीं थी वहाँ पे। तो ऐसे करके हमने उनसे बात करी, तो ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी बना रहे हैं, सब हो सकता है कि सारा एक झूठ हो और गलत हो, डर से बोल रहे हो, वॉटेवर। तो हम जाने ही वाले थे, तो वहाँ से 2-1 आदमी उस कॉलोनी में जो बाहर आ गए थे, वो आए मेरे पास। उन्होंने, सर हम एक चीज़ बोल सकते हैं आपको। तो मैंने बोला, बोलो। तो बोलते, सर ये जो चीज़ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने बोला, मतलब? तो बोलता है कि सर, ये पहले तो उसका मकान था इस बूढ़े आदमी का, बाद में यहाँ अभी एक स्कूल खुल गया था, जहाँ पे हम अब वहाँ रहता था। जब बूढ़ा वो मर गया, तो उसके बाद स्कूल वूल खुल गया वहाँ पे। तो बोलता है, ये अब तो स्कूल बन गया, तो ये पूरी चीज़ जो बोल रहे हैं, पहले ऐसा ही था, यहाँ पे एक दीवार थी, अब वो दीवार उन्होंने हटा दी है, उन्होंने ये कर दिया है। इतने तो ये सालों में सब वो बदल पुराना गया। आदमी था उधर का, तो उसको सब समझ आ गया था। तो उसने बोला, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे ही था ये। तो कन्फर्म हो गया कि यार वो एक्चुअली घटनास्थल पे थे, क्योंकि वो तो अब बदल गया था, तो वो अपने मन से थोड़ी बना रहे थे वो। तो कन्फर्म हो गया, तो हमने उनको गिरफ्तार किया, और उनको फिर जो भी, तो मैं ऑफिस में बैठा था, उस पेपर में आया होगा जो भी है। तो 2-1 दिन बाद एक आदमी मेरे से मिलने आया, और एक वो पर्ची भेजते हैं मिलने के लिए, तो मैंने उसको बुलाया।
मैंने बोला भेजिए, तो वो आदमी था, वो आया और वो मेरे पैर पकड़ लिया और रोते रहे। तो मैंने, भाई तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने, भाई कौन तुम? तब उसने बोला कि सर मैं उस आदमी का जिसकी हत्या हुई थी उसका मैं बेटा हूँ। तो मैंने बोला चलो, बड़े भावुक हो गया होगा कि पिताजी के हत्यारे पकड़े गए इतने साल बाद। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने बैठ, तुम चाय पियो, ये पियो आराम से। तो बोला मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश था, मतलब भावुक था। तो मैंने सोचा पिताजी के हत्यारे पकड़े गए इसलिए इतना भावुक हो गया इतने साल बाद। फिर उसने मेरे को असलियत बताई। उसने बोला देखिए साहब, आपने मेरे पिताजी के हत्यारे पकड़ लिए और उनको जेल भेज दिया, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बट मैं एक दूसरी चीज़ से इतना भावुक हूँ। मैंने क्या? तो बोलते सर, जब ये घटना हुई तो शक की सुई मेरे तरफ आई, मैंने आपको बताया हाँ, था। हाँ। मेरे को थाने में ले जाके पूछताछ भी की गई कई बार, और मैंने तो किया भी नहीं था, तो कुछ नहीं हुआ। बट लोगों में भी ये बात फैल गई कि इसी ने किया है और ये किसी तरह से बच गया। और मेरे को 15 साल हो गए मैं इस कलंक के साथ जी रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे को लोग बोलते हैं अपने बाप को तो मार दिया, तो हमारे को क्या बताएगा? तो उस टाइप का एक ऐसा बन गया है। और मैंने ऐसी, एक तो मेरे पिताजी मर गए, उसका दुख तो मेरे को था ही, ऊपर से उसका कलंक मेरे सिर पे आ गया। और पूरे 15 साल मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानता हूँ। तो उस भार से, उस बोझ से आपने मेरे को आज मुक्ति दे दी, इसीलिए मैं इतना खुश आपको हूँ, कभी भूलूंगा ही नहीं। भावुक हूँ। आज तक मेरे संपर्क में है वो लड़का, आदमी, मतलब क्या। तो इमेजिन कितना बड़ा काम है, एक इंसान की ज़िंदगी आपने बदल दी। जो मतलब कैसे भावना होगी उसके मन में, आई कैन इमेजिन। तो ये चीज़ें, घटनाएं होती हैं तो छोटी, बट उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए मैं ये करता रहा और मैंने फिर अल्टीमेटली 110 केस सॉल्व किए। उसमें से कई बहुत ही यादगार हैं, आज भी मेरे को याद हैं, और कई नॉर्मल भी थे, रूटीन भी थे। जैसे एक गैंग पकड़ी थी हमने, जब मैं रतलाम में डीआईजी था। तो ये क्या करते थे, ये गाड़ी हायर पे लेते थे और वो ड्राइवर को लेके वो कहीं चले जाते थे, रास्ते में उसको रोक के उसका मर्डर कर देते थे और फिर वो गाड़ी लेके भाग जाते थे और जाके उसको बेच बाच देते थे। तो ऐसे करके उन्होंने, और वो जब लाश मिलती थी, जैसे एक लाश मिली थी, एक ब्रिज था एक हाईवे पे, उसके नीचे फांसी पे उसको लटका दिया था। तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस व्यक्ति ने फांसी लगाई है, आत्महत्या करी है। तो ऐसे कई केसेस उसी में रह गए। तो ऐसे 7 या 8 केसेस थे जो एक इनके गैंग को पकड़ने से निकले थे, पर थे सारे ऐसे केस जो बंद हो चुके थे। तो ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, एज अ क्राइम इट वाज कमिटेड, बट सम ऑफ देम आर वेरी, मतलब बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत ही इमोशनल कहानियाँ हैं उसके पीछे। सही में कहा जाता है कि पुलिसिंग एक ऐसी जॉब है जिसका एक डिसीजन भी काफ़ी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, और ये उसी में से एक एग्जांपल है कि मतलब वो अपराधी जो जिन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, सब ठंडे बस्ते में जा चुका है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। दूसरा, वो अपने पिता की डेथ का जो अपने सर पे लेके घूम रहा था कि उसने डेथ की है, उसका वो कलंक हट गया, उसकी लाइफ भी पूरी तरह से चेंज हो गई। तो एक बड़ा एग्जाम्पल है। मैं वो जो पहला केस बता रहा था आपको, जो जिसने अपने वाइफ को मर्डर कर दिया था, उसमें भी उस जो महिला लड़की थी जिसका मर्डर हुआ था, उसके 4 भाई थे और वो एक ही बहन थी, और वो गायब हो गई थी और उसके बाद मिली नहीं। और 5 साल बाद जब हमने सॉल्व किया तो वो 4 भाई जो थे, वो बड़वा बोल के एक जगह है इंदौर के पास, नर्मदा जी के किनारे एक शहर है, वहाँ के थे वो, और अच्छे समृद्ध परिवार थे। तो वो भी, इसमें भी ये हुआ था, जब वो केस सॉल्व हुआ तो वो 4 भाई आए मेरे से मिलने, और वो भी बहुत भावुक थे और वो यही धन्यवाद दे रहे थे। वो भी मेरे संपर्क में, चूना वाला सेठ बोलते थे उनको। तो वो यही बोल रहे थे कि साहब हमें तो मालूम था हमारी बहन की हत्या हो गई है, और पर ये पकड़ा नहीं गया था। तो आज आपने पकड़ लिया उसको, उसकी बॉडी हमने रिकवर करी थी, उसको जो काट दिया था उनने, और उसकी बोला कि आज हमें तो मालूम ही था कि वो मर गई है, हमारी बहन वो इस दुनिया में नहीं है, बट हमें उसकी अस्थियां मिल गई, हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे तो उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। तो इससे बड़ी चीज़ आप कर ही नहीं सकते थे हमारे लिए, पर ये तो हमें मालूम ही था कि वो नहीं है इस दुनिया में, बट आपने आज उसको, उसकी आत्मा को शांति दिलवा दी, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। वो भी मेरे को याद है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मुझे लगता है ऐसे कामों की सराहना होनी चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया जाना चाहिए, And it और should बाकी be- ऑफिसर्स को भी ये ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। यस, दैट्स इम्पोर्टेंट कि आपके इसको हाईलाइट हो। तो मेरे को तो फ़ायदा जो क्या होगा, मैंने तो करा ही है इतने सालों से, बट अगर ये मॉडल बने दूसरों के लिए, हाँ। और वो इसी राह पे या दूसरे तरीके से कुछ भी करें, तो बहुत उसका फ़ायदा होगा। बहुत सारी ऐसे मर्डर मिस्ट्री होती है, ऐसे केसेस होते हैं जिन पे आजकल सीरीज़ बनाई जाती है, थ्रिलर सीरीज़, मूवीज़ बनती है। आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है,
तो चाहे वो कोल्ड केसेस का कोई मामला हो, कोई केस हो, या फिर आपके अभी तक की जर्नी का कोई इंसिडेंट हो जो आपको लगता है कि जिसपे जो थोड़ा मिस्ट्री टाइप था, जिसमें थोड़े टेक्टिक्स लगे, या जिस पे कहा जा सकता है कि एक स्टोरी है जिस पे कोई सीरीज या मूवी बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? ऐसी चीज़ें तो देखिए क्राइम से ही कनेक्टेड होती हैं जो आप जिसकी कहानियाँ बना सकते हैं। हमारे काम बहुत सारे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, वीआईपी विजिट्स भी होती है, त्योहार का प्रबंधन भी होता है, ऐसे पुलिस के काम बहुत हैं जो बट क्राइम वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, फैसिनेटिंग होता है, और पब्लिक को भी बहुत उसका मैसेज का अपील होता है कि ऐसा हो गया तो कैसे सॉल्व हुआ, रोमांचक भी होता है। तो क्राइम पार्ट इज़ ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर चैलेंजिंग फॉर अस एंड तो ऐसे बहुत सारे हैं जैसे मेरे मर्डर केसेस हैं, इस पे सीरीज़ बन सकती है। बहुत सारे हैं ऐसे केसेस, तो एक के बाद एक, जैसे एक केस मैं और बता देता हूँ, मतलब दिस इज़ द रियल। मैं उज्जैन में डीआईजी था, तो उज्जैन में वही सूचना मिली मेरे को कि एक वहाँ पे एक थाना है, तराना थाना है उसका नाम है। तो वहाँ पे एक गांव में कुछ साल पहले, मतलब जब मैंने सॉल्व किया उससे 8 साल पहले की एक घटनाक्रम था कि उस गांव में करीब 5 से 6 बच्चे कुएं में डूब के मरे थे। नवजात, मतलब कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का, कोई 2 साल का, मतलब बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे। उनकी 6 थे वो शायद, या 5 थे आई थिंक। तो उनकी लाशें उसी गांव के किसी कुएं में मिली थी और उनको रिकवर किया गया था उसको, और उसमें वो निकला था कि ड्राउनिंग से मरे हैं। तो ड्राउनिंग मतलब अननेचुरल डेथ, तो वो मर्ग में कायम होता है, वो सीधे अपराध में कायम नहीं होता 302 में, जब तक कोई उसके साथ सपोर्टिंग वो ना होगी कि किसी ने उनको फेंका है या कुछ किया है। तो वो मर्ग में ही रह गए, और मर्ग मतलब इनक्वेस्ट जिससे बोलते हैं, ऑफ अननेचुरल डेथ, और उसमें वो फाइल हो गए अल्टीमेटली। ड्राउनिंग का डेथ था, कोई सस्पेशियस एक्टिविटी थी नहीं। तो मेरे को ऐसी सूचना मिली कि उस गाँव में एक लड़की ने इसको किया है, और लड़की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक्चुअली। क्या है वो, उस समय तो वो करीब 13-14 साल की थी। अब 8 साल बीत गए थे तो वो 22 साल की हो गई थी, और उसकी शादी भी हो गई थी, और वो अलग जगह रहती थी। तो अब ये सूचना जब मिली कि इसने किया है, बड़ा पिन पॉइंटेड सूचना थी, तो इसलिए हमको उसमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। उसको हमने हिरासत में लिया और उससे हमने पूछा, तो फिर उसने हमको सब बताया। वो थी 14 साल की, जब थी 13-14 साल। उसका एक छोटा भाई था जिससे ये बहुत ज़्यादा लगाव था उसका, बहुत प्रेम करती थी अपने छोटे भाई से। वो शायद 5-6 साल का था। अब इसकी ऐसी नेचर होती उस समय, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होगा, अब नहीं था ऑब्वियसली। तो उस लड़के को, उसके भाई को अगर कोई भी कुछ बोलता था तो वो उसको इतना गुस्सा आता था कि उसका वो बदला लेती थी। अच्छा। ये उसकी, मतलब दैट वाज, इतना गुस्सा आता था। जैसे कि उसके भाई कहीं खेल रहा है तो किसी ने उसको, अच्छा गांव में सब एक साथ ही रहते हैं, मतलब शहरों में अलग है, किसी को पता ही नहीं है पड़ोस में कौन रहता है। गांव की लिविंग मींस कम्युनिटी लिविंग इन अ वे। तो वो कहीं लड़का खेल रहा है तो किसी ने उसको मना करा है, उसको झापड़ मार दिया, जब आ गया यहाँ से, तो उसको गुस्सा आ जाता था कि तुमने, ऐसा एक केस था उसमें कि उनके पास में घर था, तो उसमें वो लड़का जो था, इनका बच्चा वो खेल रहा था बाहर गांव में, तो कोई वहीं पे किसी बात से वो पड़ोसी ने उसको भगा दिया होगा वहाँ पे, चल भाग यहाँ से। तो उसी का बच्चा, उसका नया बच्चा पैदा हुआ था उस महिला का, तो वो शायद 6 महीने का था। तो जब मौका मिला इसको, तो ये गई, उसने उस बच्चे को उठाया और दूर जाके किसी कुएं में फेंक दिया, और वो मर गया। वो तो छोटा ही था। तो ये मिस्ट्री थी कि भाई ये बच्चे इतने दूर पहुंचे कैसे। अब उनके घर के पास तो था नहीं, तो उसमें सॉल्व पर उस समय हुआ नहीं। बट इसका फिर ये पता चला था, वही हर 5 केस में उसने यही था, जब उसके भाई को किसी ने कुछ बोला तो उसने प्रतिक्रिया स्वरूप उनके या तो रिश्तेदार का या उनका अपना कोई छोटा बच्चा ले जाके पानी में फेंक के मार डाला। तो ये 5 केसेस ऐसे थे। तो वो उसने कबूल भी लिया और उसको हमने गिरफ्तार भी किया, और बट वो था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो सॉल्व भी हो गया। तो अब तो मैरिड थी वो, उसके खुद के बच्चे थे शायद। तो ऐसे केसेस इतने सारे होते हैं दैट अगर आप उसको सीरियसली करिए तो इट इज़ अ रियल फैसिनेटिंग जॉब, बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट एंड डायरेक्शन उसके लिए हो, एंड कंसंट्रेशन से करना पड़ता है। कोई एक इंसिडेंट या कोई एक केस नहीं, मुझे लगता है आपकी पूरी जर्नी ही काफ़ी थ्रिलर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें निकल कर इसमें आ सकती है। आई नो, मेरे को भी सोचना पड़ेगा, पर अगर सोचूंगा तो बहुत सारे निकल आएंगे। साइबर क्राइम आज के समय में काफ़ी बड़ी समस्या है, लेकिन आपने 2011 में ही इसके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था, ब्लैक रिबन, जिस पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो ये इनिशिएटिव क्या था और आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि उस समय पे तो इतना साइबर फ्रॉड नहीं था। तो क्या आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था पहले से?
हाँ, फ्यूचर भी मेरे को दिखा था, बट इट वाज़ मोस्ट, उस समय के लिए इट वाज़, जैसे मैं डीआईजी था, एसपी था उससे पहले, फिर मैं आईजी बना, तो मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया पहले, फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पोस्टिंग हुई थी आईजी बन के, जब मैं प्रमोशन पे गया। उससे पहले आई वाज़ डूइंग फील्ड पुलिसिंग ओनली, तो मैंने देखा था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ पुलिसिंग में बहुत बढ़ रहा था। सीडीआर एनालिसिस एक चीज़ आ गई थी, सीडीआर को एनालाइज़ करके फिर क्राइम को सॉल्व करना। तो उस समय पुलिस के पास इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं था, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी कि वो खुद कर सकते थे, तो हम प्राइवेट लोगों को हायर करते थे, उनके थ्रू करवाते थे, विच वॉज नॉट वेरी गुड सिचुएशन, बिकॉज वो थे तो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पदस्थ हुआ, तो वैसे उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये काम नहीं था, बट मैंने क्यों देखा हुआ था, तो आई हैड वांटेड दैट, मैं कोई, मेरा हमेशा नया कुछ करने की आदत रही, और हमेशा नया किया है मैंने, जहाँ भी मैं रहा हूँ, और जो हो रहा है उससे आगे जाके बहुत ज़्यादा आगे जितना भी मैं कर सकूँ। तो वहाँ भी मैंने देखा, टाइम था, तो मैंने चलो साइबर क्राइम नई चीज़ है और हमारे लोग उसके लिए ट्रेन भी नहीं हैं और ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है कहीं भी। तो एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने ये सोचा कि एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं, जो काम नहीं था मेरा वहाँ पे, और कुछ अधिकारियों को बुलाते हैं पुलिस के फ्रॉम द स्टेट एंड ट्रेन करने का प्रयास करते हैं, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट। तो वो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ट्रेनिंग 2011 में, ये सोच के कि कुछ हम नए हुनर और नए स्किल हमारे पुलिस ऑफिसर्स को दें। तो इट स्टार्टेड लाइक दैट एंड इट देन केप्ट ऑन डेवलपिंग। और फिर पुलिस ट्रेनिंग तो मैं करता ही हूँ, उसका इनिशिएटिव का नाम है द ब्लू पाम। तो उसमें मैंने करीब 185 ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज करे हैं वेरियस टाइम में, वेरियस में इंस्टीट्यूट्स में, खुद भी इधर जेल में तो नहीं करे, बट अदरवाइज मैं हमेशा करता हूँ। तो उसमें 185 में से करीब 7 से 8 हज़ार पुलिस ऑफिसर्स हमने ट्रेन किए हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी किए हैं, पैरामिलिट्री ऑफिसर्स भी किए हैं, 27 राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स मैंने ट्रेन किए हैं। तो वो एक इनिशिएटिव है। फिर सेकंड स्टेज आया, किसी भी क्राइम से अगर आपको लड़ना है तो दो चीज़ें होती हैं, एक पुलिस को जानकारी होनी चाहिए उसको कैसे लड़ो या कैसे उसको नियंत्रित करो, दूसरा लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता कि कैसे बचो। दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ एनी क्राइम। महिला सुरक्षा जैसे है, तो वन पार्ट इज पुलिस एक्शन, सेकंड पार्ट इज जागरूकता, महिलाओं की जागरूकता, है ना। तो वो जो कंबाइन होती है तो बेस्ट इफेक्ट होता है। तो फिर सेकंड पार्ट ये था कि लोगों को जागरूक करो एंड उनको संदेश दो सुरक्षा का, उनको क्या करना चाहिए बचने के लिए। तब फिर मैंने स्टार्ट किया ब्लैक रिबन इनिशिएटिव, जो मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया फिर उस पर। उसकी 836 के करीब मैंने वर्कशॉप्स एंड, और क्योंकि मेरे पास एक का रिकॉर्ड है, मैं इसलिए लेता हूँ वो सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, जस्ट फॉर माई रिकॉर्ड, बिकॉज उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास। नॉट दैट कि मेरे को चाहिए है ये सर्टिफिकेट, बट वो सर्टिफिकेट हों, फोटो हों, और उसका तो वो मैं विधिवत मेंटेन करता हूँ। तो 837 हो चुके हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के रहे मैंने ये सेशंस एंड वेबिनार्स एंड सेमिनार्स एंड पॉडकास्ट एंड। तो मैं 7 देशों में जा चुका हूँ। मैं जापान गया था, मैं मलेशिया गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, यूके गया हूँ, ऐसे करके कई कई जगह भी गया हूँ मैं। तो वो मेरा एक मिशन बन गया है और पैशन बन गया है, एक ऑब्सेशन बन गया है, जो बोलो। आज जेल विभाग में मैं पदस्थ हूँ, बट मेरा इसमें कोई पहले भी मैं कभी भी साइबर विंग में या साइबर सेल में कभी पोस्टेड नहीं था। वो मैं करता यही था एज मेरे इंटरेस्ट के कारण, और अब जैसे मैंने बोला वो मेरा मिशन है, तो मैं उसको जब समय मिले अपना समय निकाल के मैं करता रहता हूँ। मैं रिसर्च भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मेरे पब्लिकेशंस भी हैं, और कॉलमिनिस्ट भी हूँ, आर्टिकल्स भी आते हैं पेपर में जब मेरे पास समय होता है। अब समय नहीं है ज़्यादा, तो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, बिकॉज मेरा ये मानना है कि साइबर क्राइम से अगर आपको बचना है तो उसका एक ही चाबी है, एक ही तरीका है, और वो है जागरूकता। साइबर क्राइम से बचने का और कोई तरीका है नहीं नागरिकों के लिए, और वो है नागरिक की अपनी जागरूकता। असली क्राइम, असली दुनिया का मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर आपको कोई असुरक्षा है, आप मेरे पास आइए और बोलिए कि आप मेरे को बचाइए या मेरे को सुरक्षा दीजिए, तो मैं आपको बहुत तरीके से सुरक्षा दे सकता हूँ। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँ, मैं आपको पर्सनल सिक्योरिटी दे दूंगा, मैं सर्वेलेंस लगा दूंगा, मैं पेट्रोलिंग करूँगा, मैं चेकिंग करूँगा। बहुत ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैं करके आपको सुरक्षा दे सकता हूँ। बट अगर आप मेरे को साइबर दुनिया में सुरक्षा मांगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, करना आपको है। गलत व्यक्ति से बात करके जानकारी कौन देता है? हम देते हैं। गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके खतरा मोल कौन लेता है? हम ही बटन दबाते हैं, और कोई नहीं दबाता। अपने डिवाइस में वायरस कौन डालता है? वायरस तो मैं आपको भेज दूँ, क्रिमिनल हूँ मैं तो, पर उसको डाउनलोड तो आप करोगे, बटन तो आप दबाओगे। तो हम ही ये सब गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमें कौन रोक सकता है गलती करने से? कोई व्यक्ति हमारे साथ 24 घंटे तो बैठ नहीं सकता ये बचाने के लिए कि मत करो, ये छोड़ो। और कोई सिस्टम भी नहीं है जो आपके और आपकी डिवाइस के बीच में आ जाए और आपको गलतियों करने से रोक दे। तो बचना आपको खुद है, और आप कब बचोगे? जब आप चीज़ों के बारे में जानोगे और उनको फिर करोगे। दैट इज़ जागरूकता। जागरूकता इज़ नॉट सिर्फ जानना, जानना इज़ जानकारी, बट उसको फिर करना,
इज़ जागरूकता। तो आपको जानना पड़ेगा, फिर उनको करना पड़ेगा और उनको हर बार करना पड़ेगा, नॉट कभी-कभी। कभी-कभी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, कभी-कभी मत करो। वो कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज़ आपको किसी प्रोफाइल से पता नहीं चलेगा ये फेक है कि जेन्युइन है। तो आपको अननोन से नहीं करना तो हर बार नहीं करना, है ना? तो इसीलिए मैं जागरूकता ही उसकी एकमात्र चाबी है। इसीलिए मैं उसको मानता हूँ कि जितना ज़्यादा करो उतना कम। तो मैं अपने प्रयास पूरा करता रहता हूँ और उसको जितना ज़्यादा लोग करेंगे या जितने ज़्यादा साधन बनेंगे, लोग जब जागरूक होंगे तब वो बचेंगे। तो साइबर फ्रॉड को लेके आप कुछ पॉइंट्स में टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जिससे वो साइबर फ्रॉड से खुद को बचा सकें? और दूसरी चीज़, अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार होता है, फर्स्ट 24 आवर्स कितने क्रिटिकल हो जाते हैं? साइबर फ्रॉड से अगर बचना है तो उसके टिप्स मैं आपको बाद में दूँगा। तो आप पहला क्वेश्चन का मैं पहले बता देता हूँ। 24 आवर्स फॉर एनी क्राइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक गोल्डन आवर होता है जो 1 घंटा होता है। आई थिंक साइबर क्राइम में 1 घंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला घंटा है ना? एंड साइबर क्राइम के 2 टाइप्स हैं जो मैंने देखे हैं। एक होता है जिसमें आपका पैसा जाता है, मनी बेस्ड जो साइबर क्राइम है। एक है जिसमें आपका प्रतिष्ठा जाती है, नाम जाता है, डिफेम करते हैं आपको, आपका आइडेंटिटी ले लेते हैं, व्हाटएवर। तो वो दूसरा टाइप है। जो पैसा वाला क्राइम है, दैट इज़ उसमें जो फर्स्ट आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको बचना है, मेरा तो फोकस इज़ ऑलवेज ऑन बचना। बट अगर हो गया तो फिर गलती से हो गया बाय चांस, कितना भी प्रयास करो गलती तो हो ही जाती है कभी-कभी। तो अगर फिर भी हो गया तो फिर पैसा मूवमेंट जो होता है आपके बैंक अकाउंट से होता है जनरली, है ना? तो बैंक अकाउंट से वो थ्रू अ पेमेंट गेटवे जाता है। नो मनी इज़ ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम माय अकाउंट टू योर अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम माय अकाउंट टू अ पेमेंट गेटवे एंड देन गो टू योर अकाउंट। तो वो पेमेंट गेटवे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ही पैसा मूव हुआ, फ्रॉड का भी हुआ अगर, तो वो पहले पेमेंट गेटवे में जाएगा, तो आपको एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका ये पैसा डिडक्ट हुआ है। और उसके नीचे अगर लिखा रहता है, लोग पढ़ते नहीं है ना, एक बार हो गया तो बाद में पता चला अरे क्राइम हो गया, तो वो उसके नीचे लिखा रहता है अगर ये आपने नहीं किया है ट्रांजैक्शन, तो आप एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है कि आप इस पे अपना रिपोर्ट करिए। या फिर एक उसका नाम होता है पेमेंट गेटवे का, तो उसके साइट पे आप जा सकते हो। उनकी हेल्पलाइन कुछ होती होगी, वहाँ पे ईमेल आईडी होता होगा, वहाँ पे तत्काल जाके आपको रिपोर्ट करना चाहिए हेल्पलाइन वो नंबर पे या फिर ईमेल से कि मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है। और उसके आप प्रूफ भी, इफ़ इट्स अ ईमेल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ऑल एंड पुट इट। तो उसमें क्या होता है कि वो उसका फिर जांच करते हैं। और जो पैसा होता है वो पेमेंट गेटवे में 72 घंटे तक रुका रहता है। इट्स 48 आवर्स टू 72 आवर्स। फिजिकली नहीं ट्रांसफ़र होता, वो आपके अकाउंट में दिखने लग जाएगा, बट इट विल नॉट बी फिजिकली ट्रांसफर्ड एक्चुअली। दैट इज़ फॉर रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स। इतने लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं एक दिन में कि वो पैसा गेटवे से इमीडिएटली मूव नहीं होता। वो 48 से 72 घंटे वहीं रहता है, उसके बाद वो उससे फिर डिडक्ट होता है एक्चुअली। तो अगर आप उस अवधि में 48 से 72 घंटे के अंदर ये शिकायत कर दो, तो फिर वो उसकी जांच करते हैं और वो आईपी एड्रेसेस एंड ऑल के माध्यम से फिर पता करते हैं कि यस आप तो कहीं और रहती हैं और कहीं और से उसका डिडक्शन हुआ है, तो फिर वो रिवर्ट भी हो जाता है। तो दैट 1 आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर तो पर 48 घंटे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए ताकि आप क्राइम से बच सको। और जो टिप्स आप बोल रही थी साइबर क्राइम से बचने की, वो तो बहुत सारी हैं, बट जो मंत्र जिसको बोलता हूँ मेरी साइबर सुरक्षा के, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो नटशेल में है। सबसे पहला है, आप एक सुरक्षा की मानसिकता बनाएं। मेक अ माइंडसेट ऑफ सिक्योरिटी। साइबर दुनिया में आपको कभी खतरा नहीं दिखेगा। कोई चाकू लेके आके आपको नहीं लूटेगा, पर आप उससे बुरी तरह लूट जाओगे। कोई कट्टे से फायर करके आपकी जान नहीं लेगा, बट आपकी जान भी चली जाएगी। ब्लू व्हेल चैलेंज अगर आप जानते हो, बच्चे कहीं मर गए, जस्ट अपनी तरफ से तो गेम खेल रहे थे वो। तो इसमें आपको खतरा कभी नहीं दिखता, बट उसका मतलब नहीं है कि खतरा है नहीं। अदृश्य खतरे से लड़ने की माइंडसेट आपको बनानी है। उसके तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, बट ऑलवेज रिमेंबर यू विल नेवर सी द डेंजर, बट दैट डजंट मीन डेंजर इज नॉट देयर। इट इज़ देयर। जैसे असली दुनिया में हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे आपको खतरा दिखता है और होता है, वहाँ भी होता है। तो उसकी माइंडसेट बनानी पड़ेगी आपको, है ना, पहला। दूसरा है अवॉइड शॉर्टकट्स, अवॉइड ग्रीड। ये मतलब लालच से बचिए, शॉर्टकट से बचिए। एक फिशिंग अटैक होता है जो बड़ा खतरनाक होता है। मोस्ट ऑफ साइबर क्राइम इज़ बेस्ड ऑन फिशिंग अटैक। किसी ना किसी प्रकार का, फ़ोन से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से करते हैं, ऐप से करते हैं। मतलब फिशिंग करना मतलब फंसाना। तो उससे अगर आपको बचना है तो 2 भावनाओं से आपको पार पाना है। एक, लालच नहीं करना, है ना, कि घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते, ये कभी नहीं बनते। ये फंसाने के तरीके हैं। दूसरा है डरना नहीं।
डरा के आपको फंसाते हैं। आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपका पार्सल में ड्रग्स हैं, मतलब जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते थे, कई चीज़ों से वो करके डराते हैं ताकि आप फिर उनकी बातों में आ जाओ। इसको बोलते हैं इरेशनल बिहेवियर। तो एक बार आप, सभी लोग नहीं आते उसमें, पर कुछ लोग आ जाते हैं, वो चाहते हैं। जैसे मछुआरा मच्छी पकड़ता है, फिशिंग करता है, तो वो हर मच्छी को तो नहीं पकड़ लेता, वो एक को पकड़ता है, उसका काम बन जाता है। वैसे ही ये फिशिंग जो है वो कई को अटैक करते हैं, हज़ारों को, लाखों को एक साथ, एक टाइप के अटैक से। हर तो नहीं फंसने वाला, बट 2 4 5 फंस जाते हैं, उनका काम बन जाता है। उनको सबको फंसाना भी नहीं था। तो ये 2 4 5 आप ना हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। तो इसलिए डरना नहीं या फिर लालच में नहीं आना, और वही चाहते हैं आप आओ, तो ये हमेशा अवॉइड करो। और अगर आपको करना है तो उसको कंफर्म करो पहले, फिर उसको आगे बढ़ो। मतलब नॉट दैट उसने बोल दिया तो आपने मान लिया, है ना। ये दूसरा नियम है। तीसरा है थिंक बिफोर यू एक्ट। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी करने से पहले सोचिए, क्या आप लाइक कर रहे हो, क्या आप शेयर कर रहे हो, क्या आप पोस्ट कर रहे हो, क्या आप फॉरवर्ड कर रहे हो। एक बार सोचो, सोचोगे तो गलती नहीं करोगे। सोचने को नहीं, बिना सोचे हर चीज़ को लाइक करना, हर चीज़ को फॉरवर्ड करना, फिर आप कभी ना कभी गलती कर दोगे। बिकॉज उसमें साइबर दुनिया में एक और प्रॉब्लम है, आप गलती करके अपराध तो का शिकार तो हो ही सकते हो, बट ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो लोगों ने जल्दबाजी में गलती करी और खुद ही अपराधी बन गए। गलत मटीरियल कंटेंट को आपने लाइक कर दिया, गलत कंटेंट आपने पोस्ट कर दिया, गलत व्यक्ति के साथ आपने अपना फ़ोटो शेयर कर दिया जल्दबाजी में, तो यू गेट इनटू ट्रबल। तो आप खुद ही अपराधी बन जाते हो, है ना। तो इसीलिए जस्ट थिंक, 5 सेकंड 10 सेकंड सोचोगे तो शायद वो गलती नहीं करोगे। जल्दबाजी में करते जाओगे तो फिर आप कभी ना कभी कर दोगे। तो ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दुनिया जो है ये है इंफॉर्मेशन की। इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज। हर चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में है सूचना, इन्फॉर्मेशन। मैं भी आपको इतनी सारा लेक्चर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में मेरी आपके साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और लोग अगर सुनेंगे तो शायद उनसे भी ज़्यादा है, तो उनको फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो आप भी रखो इन्फॉर्मेशन एंड उसको यूज़ करो। तो जितनी ज़्यादा सूचना आप रखोगे, जितनी आप स्मार्टली उसको यूज़ करोगे, उतने आप सफल, सुरक्षित, सुखी, सब कुछ होगे। बिना जानकारी रखे अगर आप ये ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आज के युग में, है ना। एंड लास्ट इज़, पाँचवा सिद्धांत, जो पाँचवा मंत्र है कि साइबर दुनिया में कभी भी आँख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास मत करना। बिकॉज ये दुनिया में आपकी इंटरेक्शन जो होती है, असली दुनिया में आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी इंटरेक्शन होती है, लोगों से होती है, जगह से होती है, परिस्थिति से होती है। वर्चुअल दुनिया में आपकी इंटरेक्शन एक स्क्रीन से होती है। आपके सामने तो एक स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन पे मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, आपको कुछ भी सुना सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने देख लिया और अपने कानों से सुन लिया तो सही है। तो आँख बंद करके विश्वास मत करना। उसको अगर आपको, पहली बात है कि आपको डाउट होना चाहिए, तो माइंडसेट होना चाहिए सिक्योरिटी का, फिर आप उसको वेरीफाई करोगे, उसको जो भी करना करोगे। बट आँख बंद करके विश्वास मत करना कि मैंने तो देख लिया तो ये है। मतलब व्हाट्सएप पे रिसर्च हुई है, व्हाट्सएप के जो न्यूज़ कंटेंट है, सो कॉल्ड, जो न्यूज़ का आता है, वैसे बहुत कंटेंट होता है, अपन भी शेयर करते रहते हैं फ़ोटो एंड ऑल दैट, बट जो न्यूज़ बन के आपके पास आती है, उसमें रिसर्च बताता है कि 70% फेक होती है या फॉल्स होती है। फॉल्स मतलब झूठी, फेक मतलब बड़ा चढ़ाकर। तो अगर आप उस व्हाट्सएप कंटेंट को देख देख के उसको विश्वास करते रहोगे कि ये तो मैंने देखा है, कहाँ बिल्कुल मेरे को पता है, और बोलो भाई तूने देखा कहाँ सुना, तो फिर वो बोलेगा व्हाट्सएप पे। तो 10 में से 7 बार चांस है कि आप गलत हो, बट फिर भी विश्वास करते हैं लोग, क्योंकि अपनी आंखों से देखते हैं। तो इसलिए ये मत करना। एक बार अपनी, इंसान हो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसको वेरीफाई करो, चेक करो, माइंडसेट बनाओ और फिर करो। अगर सही भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गलत होती है। तो साइबर फ्रॉड का शिकार होने का जिम्मेदार खुद वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा होता है, Yes. ठीक है। लेकिन कई बार जागरूकता होने के बावजूद और वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी कुछ लोग शिकार हो जाते हैं साइबर फ्रॉड का, क्योंकि रोज़ाना एक नए तरीके का साइबर फ्रॉड सामने आ जाता है, नए नए तरीके आए जा रहे हैं मार्केट में। तो ये जो बढ़ता हुआ खतरा है, इसके लिए क्या पुलिसिंग पूरी तरह से तैयार है आज के समय में? क्या वैसे पुलिस- स्ट्रैटेजीज, जी, पुलिस की तरफ हाँ। से कोई स्ट्रैटेजीज या फिर नई चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि जो आम व्यक्ति है उसको रियल प्रोटेक्शन मिल सके? देखिए, पुलिस का काम इसमें, मैंने बताया ना, इसमें हमारा एज ए पुलिस ऑफिसर, असली दुनिया की पुलिसिंग अलग है, साइबर दुनिया की अलग है, होनी चाहिए, उसका अलग मॉडल है। बट अगर आप असली दुनिया की पुलिसिंग कर रहे हैं तो हमारा काम होता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन भी आता है, डिटेक्शन भी आता है। अब प्रिवेंशन इन साइबर दुनिया, मैंने आपको बता दिया, आप बता दो कोई तरीका जिससे हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं। तो प्रिवेंशन तो आपके हाथ में हो गई।
अब डिटेक्शन की स्ट्रैटेजीज़ में पुलिस बहुत सारी चीज़ें कर रही है, ताकि वो ट्रैक करें, ट्रेस करें, बट अवेयरनेस पार्ट जो है, उसमें हम सिर्फ़ सेशंस ले सकते हैं, लोगों तक संदेश पहुँचा सकते हैं, बट वो भी करते हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं, बट उसका फ़ॉर्मलाइज़ सिस्टम नहीं बना है, जो बनना चाहिए मेरे विचार में। बट द सेकंड पार्ट, द डिटेक्शन पार्ट, इन्वेस्टिगेशन पार्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, ताकि उसकी बेहतर ढंग से ट्रैकिंग हो सके, ट्रेसिंग हो सके, अपराधी पकड़े जा सकें। बट प्रिवेंशन इज़ अ चैलेंज व्हिच इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ सिटीजंस। आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जिसमें से एक साइबर क्राइम और क्राइम पर ही है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अभी मैं लिख नहीं पाया हूँ एक्चुअली, वो तो ऐसी जनरल बुक थी, बट मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत पेपर्स में लिखे हैं। बट देखिए, बुक लिखना, मैंने एक वाइल्ड लाइफ पे बुक लिखी थी ज़रूर, बिकॉज़ वो भी मेरी एक हॉबी है, और उसमें भी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैसे, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स एंड रीजन्स में दुनिया भर में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी है। तो उस पे मैंने एक बुक लिखी थी, कॉप विद अ कैमरा, और वो एक पिक्टोरियल बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो। पर उसको लिखने में बहुत मेरे को समय लगा, बहुत उसकी एडिटिंग एंड उसकी जो फाइनल टचेज़ हैं, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि एक बुक लिखना मतलब एक बच्चे को पैदा करना जैसे, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। एंड विद ऑल माय वर्क, जो मेरा है अभी निर्धारित, जो मेरा काम है, मेरे पास समय की कमी है, मैंने आपको बताया, तो मैं उस हद तक अभी तक नहीं जा पाया, वो चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाया कि मैं उसको लिखूँ। बट मेरा मन बहुत है कि एक दिन मैं ज़रूर उसको लिखूँ, अच्छे से लिखूँ, और लिखूँगा भी, बट आई नीड टाइम फॉर इट एंड मे बी लेटर एट सम डेट। बट जो लिखी है बुक, वो तो एक जनरल थी, वो भी इतनी सैटिस्फैक्टरी मेरे विचार में तो नहीं है। बट हाँ, एक दिन ज़रूर मैं लिखना चाहूँगा। मैंने एक क्राइम पे बुक लिखी है, वन ऑफ द केसेस व्हिच आई सॉल्व्ड, फ़िक्शन नॉवल टाइप है, वो भी अंडर पब्लिशिंग है वो, तो आई होप जल्दी आ जाए वो, बट दैट विल बी अगेन वेरी बिग। तो टाइम कम होने के कारण मैं लिख नहीं पाया, बट लिखूँगा ज़रूर। मध्य प्रदेश में ड्रग्स भी एक समस्या का विषय है और टॉप 6 स्टेट्स में जो है मध्य प्रदेश शामिल हो चुका है ड्रग्स अब्यूज़ के मामले में, और 2024 तक लगभग 2800 से ज़्यादा मामले जो है रजिस्टर किए गए हैं। तो ग्राउंड लेवल पर ये समस्या कितनी साफ नज़र आती है? देखिए, ड्रग्स की समस्या तो पूरे वर्ल्ड में है, बहुत बड़ा चैलेंज है, युवाओं के लिए स्पेशली बहुत बड़ा खतरा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो और भी बड़ा खतरा बन रहा है, बिकॉज उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें इलीगल मनी बहुत इन्वॉल्व है। और मैं कहीं उसको देख रहा था, फैक्ट्स एंड फिगर्स में, दैट दुनिया में जो बिजनेस होते हैं, जो व्यापार है, उसमें थर्ड नंबर पे आता है ये। आप लीगल एंड इलीगल व्यापार सब जोड़ लो, बिजनेस, उसमें नंबर 3 पे आता है इलीगल ड्रग्स, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी डेंजरस, बिकॉज नंबर 1 बिजनेस मनी के मैटर में, टोटल मनी इन्वॉल्व में है, पेट्रोलियम बिजनेस जो है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, वो जो भी है, रिफाइनिंग, सबसे बड़ा बिजनेस। नंबर 2 आर्म्स ट्रेड, जो डिफेंस आर्म्स हैं, जैसे एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, टैंक्स हैं, जो फाइटिंग इक्विपमेंट है, उसका ट्रेड है, वो नंबर 2 है मनी मैटर में। एंड नंबर 3 इलीगल ड्रग ट्रेड, मतलब इतना बड़ा वो व्यापार बिजनेस है, इलीगल है, बट है बहुत बड़ा, पैसा बहुत इन्वॉल्व है। तो जब इतना सारा अवैध पैसा इन्वॉल्व है, तो उसको बहुत प्रभावी ढंग से सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व इन इट। तो हर स्तर पे ऐसे लोग होते हैं जो लालच के कारण इसमें संलग्न हो जाते हैं, और टारगेट होते हैं बच्चे और युवा, और पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है, जैसे पंजाब में हुआ। एंड इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द होल वर्ल्ड टू डील विद इट, एंड इट इज़ नॉट ओनली इन्फोर्समेंट। जैसे 2 तरीके से हम उसको बैटल करते हैं, इन्फोर्समेंट से, एजुकेशन से। तो आई फील अगेन अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिल करती है, और आगे और भी करेगी। युवाओं को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, बच्चों को करना कि इससे बचना है। और जब वो बचेंगे तो अपने आप, इसको हम बोलते हैं डिमांड रिडक्शन, कि डिमांड की रिडक्शन होगी, तब आपका सप्लाई रिडक्शन होगी। सप्लाई रिडक्शन को हम करते हैं पकड़ धकड़ करके, इन्फोर्समेंट करके, उसको सप्लाई को कम करना। पर जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम होगी। तो इसलिए डिमांड रिडक्शन स्ट्रेटजी जो है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रग कंट्रोल के लिए, और वो है जागरूकता। एंड थर्ड इज़ हार्म रिडक्शन, मतलब जो लोग ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, उनको डी एडिक्ट करके वापस करना समाज में। तो ये 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। तो मेरे विचार में जो डिमांड रिडक्शन वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो भी बहुत प्रमुख है। जितनी ज़्यादा हम संदेश पहुँचाएंगे, उतना बच्चे बचेंगे, युवा बचेंगे, और इसकी डिमांड कम होगी, तब इसकी सप्लाई भी कम होगी। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी।
लेकिन वही फरवरी 2026 में इंदौर के पास में एक बड़ी कार्यवाही हुई जिसमें 50 किलो एमडी और 260 किलो जो है दूसरे केमिकल्स जब्त किए गए, जिसको मध्य प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही में भी गिना जा रहा है। तो इस ये बताता है कि अब मध्य प्रदेश में कंजप्शन तो है ही, उसके साथ साथ जो है प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? हर जगह होगी, मतलब एमपी में कार्रवाई हुई। मैं भी एडीजी नारकोटिक्स था मध्य प्रदेश में, और पहले भी मैं रतलाम ज़िले में पुलिस अधीक्षक था, और वहाँ पे मैं डीआईजी भी था रतलाम रेंज में, जहाँ पे ओपीएम की खेती होती है, जो अफ़ीम की खेती लीगली होती है, पर उसमें से बहुत सा जो ओपीएम होता है इलीगल मार्केट में आ जाता है। होती तो लीगल है, बट प्रोडक्शन ज़्यादा है देन दी टारगेट, जो फिक्स्ड टारगेट है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ब्लैक मार्केट में आता है। मैंने भी बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ करी, मैं जानता हूँ ये जो आप बता रहे हो वो बिगेस्ट कार्रवाई है नहीं, वो उसके अलावा भी बहुत कार्रवाई हुई है। मैंने एक सीजर किया था इन रतलाम जब मैं एसपी था, और एक हमने जो लैब बोलते हैं जिसको उनको फैक्ट्री टाइप बोलते हैं, वो कारखाना, वो एग्जैक्टली कोई इंडस्ट्री नहीं होती है, बट खेतों में उन्होंने कमरे बनाए होते हैं, फार्म हाउस, उसके पीछे उसको पकाते हैं, अफ़ीम को ब्राउन शुगर बनाते हैं, उससे हेरोइन बनाते हैं। तो उसमें एक प्रिकर्सर केमिकल होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसका यूज़ करके उसको गर्म करके उसमें से उसको रिफ़ाइन करते हैं। तो 50 किलो अफ़ीम की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तो मैंने पकड़ी थी, वन सीजर, अदरवाइज़ भी बहुत पकड़े थे हमने। तो वो प्रोडक्शन तो ज़रूर होता है, उसका परिवहन भी होता है, उसका कंजम्पशन भी होता है, पूरे देश में, दुनिया में होता है। तो इट इज़ नॉट ओनली कि मध्य प्रदेश इज़ इमर्जिंग एज़ अ वेरी बिग हब, बट एक मध्य प्रदेश का ज़रूर प्रॉब्लम है कि मध्य प्रदेश में इसका ऑफिशियल खेती होती है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रतलाम, मंदसौर एंड नीमच, और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, उधर भी होती है। तो पर हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, तो उसका जो लीकेज होता है इनटू द ब्लैक मार्केट, वो चैलेंज ज़रूर है, और उसको बहुत प्रभावी ढंग से मैंने तो बहुत कार्रवाई करी है, और वो होती रहती है। बट मैंने बोला ना, दैट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। सोल्यूशन हैज़ टू बी अवेयरनेस। अब जो है ट्रेडिशनल से ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग्स जो है कार्यवाही में सामने आ रहे हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है नेचुरल ड्रग्स, जैसे आपने बोला, जो जो उगाया जाता है, पैदा किया जाता है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो बनाया जाता है। तो जो ये आर्टिफिशियल ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं, दे आर ऑलवेज बिगर चैलेंज, बिकॉज़ इसके लिए तो आपको खेती करना है उसका, तो खेती करके फिर उसका हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट करके फिर उसको बनाना है, तो वो कई स्टेजेस पे पकड़े जा सकते। अवैध खेती तो आराम से गांजे की जैसे होती है, अवैध खेती होती है, तो आप उसको पकड़ सकते हो अगर आपको सूचना मिले। वेरियस टाइम्स, वेरियस स्टेजेस, बिकॉज़ उसको समय लगता है बनने में, और उसको फिर हार्वेस्ट करने में, फिर उसको पकाने में, बनाने में। बट जो सिंथेटिक ड्रग्स है, दैट इज़ वेरी ईज़ी टू, एक छोटा-सा टैबलेट मेकर आपको बनाना है, फॉर्मुलेशन उसमें डालना है, और आपको हज़ारों टैबलेट्स मिल जाएँगी। बनाना ईज़ी होता है, उनका परिवहन भी और भी ईज़ी होता है, उसको छुपा के आप वो तो दवाई है, उसको इमीडिएटली कैसे आप उसको पहचानोगे कि ये ड्रग्स है, कि ये फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है। तो इट इज़ ऑलवेज़ अ बिग चैलेंज, बिगर चैलेंज टू डील विद सिंथेटिक ड्रग्स, और उसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा हार्मफुल होता है देन दी नेचुरल ड्रग्स। तो ये सब तो है, दिस इज़ अ वर्क ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ कि इसको पकड़ेंगे। बहुत सारी एजेंसीज़ इसमें काम भी करती हैं इंडिया में, लोकल पुलिस तो करती ही है, उसके साथ-साथ आपने बताया ये सीबीएन है, जी। फिर एक होता है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो भी काम करते हैं इसमें। एक होता है डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो भी करते हैं। तो बहुत सी मल्टी एजेंसी अप्रोच भी है, इसको रोकने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी सीजर्स भी होते हैं। बट अल्टीमेटली इट इज़ अप टू द सिटीजन्स। जैसे मैं उसका हमेशा उदाहरण देता हूँ, मैं इसमें भी बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस लेता था कॉलेज में या स्कूल में, उसको मैंने नाम भी दिया था एक साहस अभियान। तो मैं बहुत सारे मैंने उसमें भी किए हैं कार्रवाई। मैं हमेशा बच्चों को और युवाओं को यही समझाता था दैट आपको उससे बचने का ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जैसे सिगरेट, अब सिगरेट स्मोकिंग, मैं जब कॉलेज में था और स्कूल में था, कॉलेज में था स्पेशली, तो बहुत लोग सिगरेट पीते थे, सार्वजनिक रूप से पीते थे, और मैं भी पीता था सिगरेट उस माहौल में। और फिर मैंने 2001 में छोड़ी, वो अलग बात है। बट अब आप देखिए, कोई नहीं पीता, सार्वजनिक रूप पे तो पीते ही नहीं है, और वैसे भी बहुत कम हो गया उसका इन्फ्लुएंस ऑफ स्मोकिंग, बहुत कम लोग करते हैं कंपेयर टू पहले। तो इसका कारण क्या है? कि टोबैको इलीगल हो गया है? क्या सिगरेट बनाने का कार्रवाई अवैध है, उसको पकड़ा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जागरूकता आ गई है कि भई इसको पीने से आपका अपना नुकसान होगा, आपका अपना स्वास्थ्य का, तो इसलिए उन्होंने खुद ही नहीं, स्वेच्छा से छोड़ दी, जैसे मैंने, और कई लोग लेते ही नहीं हैं, जो अभी के बच्चे हैं, नौजवान हैं। तो उसका इफ़ेक्ट आया कहाँ से? आया अवेयरनेस से। तो वैसे ही ड्रग्स का भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब युवाओं को, जो उसके लिए उनको बताना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो अपने आप मान लो कि उनको सब समझ आ जाएगा और बहुत इंटेलिजेंट है और सब कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। दे आर चिल्ड्रन, दे आर यूथ, देयर माइंड इज़ वेरी एडवेंचरस। वो सब चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, वो हर रिस्क को लेना चाहते हैं, हर गलत चीज़ को भी एक बार करके देखना चाहते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो उनको संदेश देना बहुत ज़रूरी है, और एक बार संदेश पहुंचा तब वो बचेंगे। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो ड्रग्स को लेके काफ़ी एजेंसीज भी काम कर रही हैं, कार्यवाही भी हो रही है, जब्ती भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये समस्या उतनी ही बनी हुई है। तो उसके सबसे बड़ा रीज़न आप अवेयरनेस को बताते हैं कि अवेयरनेस की कमी यस, है। अवेयरनेस हैज़ टू बी देयर। उससे ही वो जब उनको समझ आ जाएगा ना, जैसे बच्चों को एक और चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं बता सकता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ड्रग्स में कैसे फंसाएंगे, तो उनको ये प्रलोभन देंगे कि मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे, लेट्स पार्टी करोगे, तो ये ड्रग्स लो। बट वो एक ही एंगल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मज़े का, एंटरटेनमेंट का हवाला देके कोई फंसाएगा। वो हर कदम पे आपको फंसाएँगे। आई हैव सीन अ केस इन इंदौर, ओनली आई डेल्ट विद इट। वो एक महिला थी, बाद में उसने महिला तो नहीं थी, शी वाज़ अ लेडी, 28 साल की थी। वो उसने अल्टीमेटली सुसाइड किया था, उसके बाद में ये लाइट में आया था। और मैंने भी उसका सीज़र किया था, एमडी जो आप बोल रहे हो। एमडी इज़ मेथाडोन। तो मेथाडोन का क्या होता है, इफ़ेक्ट इज़ इट्स लाइक हेरोइन, है ना? तो लड़कियों को एंड बच्चियों को उसको दिया जाता है इस टेम्पटेशन में कि आपका वेट कम हो जाएगा, तो आप इसको लो तो आपका वेट कम हो जाएगा। वो क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअली ना, तो वो 1 ग्राम भी अगर आप लोगे 1 दिन में, तो आपको भूख नहीं लगेगी, बिकॉज़ उसका इफ़ेक्ट तो इज़ लाइक हेरोइन डिप्रेसेंट। तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट होता है कि भूख नहीं लगती। तो जब भूख नहीं लगती तो आप खाना नहीं खाते। जब आप खाना नहीं खाते तो आपका वेट कम होता है। तो शुरू में ऐसा लगता है कि अरे वाह! देखो मेरा वेट कम हो गया। तो उनको कैसे फँसाया कि आपका वेट कम हो गया। इस लड़की को भी ऐसे ही फँसाया था कि आपका वेट कम होगा, उसने जाके उसको लेना शुरू किया। फिर पहले तो आप बहुत माइक्रो अमाउंट लेते हो, फिर 1 ग्राम भी उस समय, आई डोंट नो द प्राइस नाउ, बट दिस केस वाज़ अराउंड 8 और 9 इयर्स बैक। तो उसमें उसका प्राइस था ब्लैक मार्केट में 10,000 रुपए। तो अगर आप 10,000 रुपए एक दिन को अगर आप ले रहे हो, तो आपको 3 लाख रुपए महीने के लग गए। तो अगर आप कोई यंग लड़की हो या स्टूडेंट हो, तो आप 3 लाख कहाँ से लाओगे? फिर वो गलत काम की तरफ जाती हैं और जाते हैं, और अपराध एंड ऑल टाइप ऑफ अदर एक्टिविटीज़। अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड उस ग्लानि में और उस दुःख में। तो उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। और पर अगर उस महिला को, बच्ची को किसी ने पहले बता दिया होता कि ये सब प्रलोभन है, इसमें नहीं आना, इससे कोई वेट कम नहीं होता, इससे जस्ट आपको ड्रग एडिक्शन होता है, तो वो शायद बच जाती, है ना? तो इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। किसी को, बच्चों को बोलते हैं आपको पढ़ाई करनी है, बड़ा अच्छा कंसंट्रेशन है, बढ़ानी है, तो ये सिगरेट पी लो या फिर ये ड्रग ले लो, तो आपके ऐसी हैं ड्रग्स जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कहीं को बोलते हैं कि आपको स्पोर्ट्समैन है तो बोलता है आपको परफॉर्मेंस एनहांस करना है, तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले लो, बट दे आर ऑल एडिक्टिव, दे आर अल्टीमेटली किलिंग यू। तो पर ये बताना पड़ता है बच्चों को कि भई सिर्फ़ मज़े के नाम से नहीं फँसाएँगे। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के नाम से फँसाएँगे, स्पोर्ट्समैन हो तो स्पोर्ट्स के नाम से फँसाएँगे, लड़की हो तो बोलेंगे आपका वेट कम हो जाएगा, आपकी स्किन बेटर हो जाएगी, जो भी बोलेंगे। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एंड फँसाता आपका दोस्त ही है, ये हमेशा मैं बोलता था उनको, बच्चों को। साथी, दोस्त नहीं। दोस्त वो होता है जो आपके अच्छा-बुरा सोचता है। साथी आपके बहुत होते हैं, तो वही खुद तो वो एडिक्ट होते हैं, फिर वो आपको फँसाते हैं। ये बोल के कि भई चलो आ जाओ, मज़ा आएगा, चलो अपन चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, चलो पढ़ाई करनी है तो ये ले लो, मैं भी लेता हूँ। तो साथियों पे भी भरोसा आँख बंद करके नहीं करना। हर आदमी, हर साथी आपका दोस्त नहीं होता। तो जो जो दोस्त आपको नशे की तरफ ले जाता है, वो आपका डेफ़िनेटली दोस्त नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, आई थिंक वेरी थिंग्स जो बच्चों तक और युवाओं तक पहुँचेंगी, तो उनके वैसे ही माइंड बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है। तो वो एकदम से उसको इम्बाइब करते हैं और वो डेफ़िनेटली बचते हैं। और अगर उनको पता ही नहीं है, तो फिर वो आराम से फँसते हैं। अवेयरनेस के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए हर जगह पर। बहुत सारे लेने चाहिए। अगर इससे बचना है, तो उसको फ़ोकस बनाना चाहिए। वहीं अगर हम क्राइम की बात करें तो भोपाल या इंदौर में सबसे ज़्यादा कॉमन क्राइम जो है वो किस तरह के देखने को मिलते हैं? कोई कॉमन इंसिडेंट्स जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हो, या कोई रेयर इंसिडेंट्स जो देखने को मिलते हो? क्राइम 2 टाइप के होते हैं, एक बॉडी क्राइम होता है, एक प्रॉपर्टी क्राइम होता है। बॉडी क्राइम मतलब मर्डर एंड रेप एंड अबडक्शन एंड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड ऑल, ये सब आते हैं बॉडी क्राइम में। और प्रॉपर्टी क्राइम मीन्स चोरी, लूट, डकैती, वो सब। तो जो चोरी एंड लूट एंड डकैती है, वो तो प्लान्ड होते हैं ज़्यादातर। ऑल आर प्लान्ड। किसी के चोरी करना है, आपको लूट करना है, तो प्लान करके करते हैं, इमीडिएटली कोई नहीं कर देता उसको। जो बॉडी क्राइम्स होते हैं उसमें कुछ इमीडिएट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राइम्स ऑफ पैशन। एकदम से आपको किसी लड़ाई हुई, किसी को आपने झगड़ा हुआ, आपने उसको डंडा उठा के मार दिया, वो मर गया, तो इसलिए वो होता है इमीडिएट वाला। एक होता है प्लान्ड, उसमें भी प्लान्ड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड जिसे बोलते हैं, आप प्लान करके मर्डर करो किसी का, कि तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं क्राइम्स। बट
हर एरिया का अलग वो होती है। शहर में तो हर टाइप के क्राइम होते हैं। बड़ा शहर है, इंदौर है, भोपाल है, तो उसमें तो सब टाइप के क्राइम होंगे। रूरल एरियाज़ में मैंने देखा है जो अब हम जाते थे, जो एसपी होते थे एंड ऑल दैट, तो उस एरिया में पूछते थे कि इसमें कौन से क्राइम होता है, तो बोलते सर यहाँ पे लूट डकैती बहुत होती है, बिकॉज़ वहाँ पे आस-पास ऐसे गैंग्स हैं या ऐसे लोग रहते हैं जो करते हैं। तो इसीलिए वो फीचर ग्रामीण एरियाज़ में ज़्यादा होता है। कहीं पे झगड़े की प्रवृत्ति होती है, बट शहरों में हर टाइप का क्राइम होता है। और तो यू कैन नॉट वर्गीकरण नहीं कर सकते कि ये तो इस शहर में इस टाइप का क्राइम ज़्यादा होता है। ज़मीनी विवाद तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो तो हर जगह होता है। दैट्स वन ऑफ द मेन कॉजेज़ ऑफ अपराध के। तो इसीलिए ज़मीन विवाद बहुत होते हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, जहाँ खेती की ज़मीन एंड ऑल है। शहरों में थोड़ा कम होते हैं। शहरों में फ्रॉड के केसेस होते हैं बहुत, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, चीटिंग एंड फ्रॉड एंड किसी की आपने रजिस्ट्री गलत करा दी, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी को आपने पैसा लेके उसको ज़मीन नहीं दी, उस टाइप का दिस काइंड ऑफ फ्रॉड केसेस ऑफ लैंड रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। गाँव में होता है, ट्रेसपास का होता है ज़्यादा, कि मेरी ज़मीन से रास्ता बना लिया या इसने इसके कैटल घुस गया, तो उस टाइप की झगड़े होते हैं। तो ज़मीन इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। वो तो शहर में अलग स्वरूप से होते हैं, वहाँ अलग स्वरूप से होते हैं। बट येस, यू कैन से सम एरियाज़ आर देयर, जैसे स्लम एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे इल्लीगल लिकर का बहुत प्रॉब्लम होता है। कहीं पे गैम्बलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट वो एरिया स्पेसिफिक होता है और उसको, बट एक शहर में ये हर चीज़ें सब कुछ होता है। इन डिफरेंट एरियाज़ डिफरेंट हो सकता है, बट होता हर प्रकार का है क्राइम। तो यू हैव टू कीप कंट्रोल ओवर ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम। गुंडागर्दी होती है, कहीं पे रंगदारी होती है कि आप लोगों को धमका के उनसे पैसा वसूलना। कहीं पे गुंडागर्दी होती है, जस्ट प्योर गुंडास जो होते हैं, आपराधिक तत्व होते हैं, दूसरों को धमकाना, उनको परेशान करना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स आते हैं, बहुत सारे क्राइम्स हैं। तो इट इज़ डिफरेंट, इट्स अ होल चैप्टर जिसको आपको करना पड़ेगा। हमेशा से ही पुलिस को लेके लोगों के मन में मिसट्रस्ट होता है, एक गैप है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? सिटीजन्स और पुलिस के बीच में इतना गैप क्यों है और इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? वो इट इज़ माई एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू दैट कमियां दोनों तरफ से हैं, नो डाउट। पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं ऑन द ग्राउंड, वो भी फॉर वेरियस रीजंस उनका गतिविधि कभी कभी सही नहीं होती है। एक तो होता है जायज़ जो हो जाता है कि मतलब थोड़ा लैक ऑफ टाइम है, थोड़ा लैक ऑफ आपके पास वो है, तो आप कभी कभी चिढ़ के बात करते हैं, रूडली बात करते हैं। और कुछ बाय डिज़ाइन होता है, मतलब ऐसे गलत तत्व भी होते हैं। लॉट ऑफ इट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो। जो होता है ना, थोड़ा बहुत आपको जो शक होता है, जो आपको संशय होता है, बिकॉज हमारा काम ही ऐसा है। पुलिस की एक तो काम ये है कि हम लोगों को उनकी गलतियाँ बताते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब, कि यहाँ गाड़ी क्यों पार्क करी, यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ से हटो। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको उसकी गलती बताओ, चाहे वो गलत भी हो। तो आपको भी, मेरे को भी, कोई मेरे फादर भी कल जब मैं ग्रो अप कर रहा था, तो अगर बोलते हैं वंस आई ग्रो अप कि अरे तुम गलत कर रहे हो, तो यू फील कर रहे मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। तो और हमारा काम ही वो है कि हम लोगों को उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट करें और उनको वो गलतियाँ करने से रोकें। तो दे विल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा पक्ष कभी ना इतना ज़्यादा लाइक नहीं कर सकता जो आके उनको, और अगर आप उसको उनकी गलतियाँ बताओ पर उनको गलत तरीके से बताओ, उनको चिल्ला चोट करके बताओ या उनको अपशब्द यूज़ करके बताओ, तो वो तो और भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए एक तो गलतियाँ बताने का हमारा काम। दूसरा, मैंने जो देखा है कि किसी भी विवाद में दो पक्ष होते हैं। कोई भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो उसमें दो साइड्स होती हैं और एक साइड जनरली सही होती है और एक साइड जनरली गलत होती है। तो एज़ अ पुलिस ऑफिसर हमारा काम है कि हम जो सही है उसका साथ दें। तो आप उसका अगर साथ भी दोगे, तब भी दूसरा पक्ष हमेशा ये सोचेगा कि, क्योंकि अपनी गलती कोई नहीं मानता ना, जैसे मैंने पहले बोला, तो वो हमेशा सोचेंगे कि इन्होंने पैसा ले लिया होगा या ये कर लिया होगा। तो अगर आप सही भी कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट अगर आप सही भी कर रहे हो, तो दूसरा पक्ष हमेशा एग्रीड रहेगा कि ये तो ऐसे ही है, इन्होंने तो जानबूझ के किया है, तो किसी नेता ने बोल दिया, वो इसने कर दिया है, तो पैसे ले लिए होंगे। कई बहाने ढूंढते हैं, अपनी गलती कोई नहीं देखता। तो इसीलिए आपको इमेज आपकी हमेशा ऐसी रहती है, जो आधा समाज आपके विरोध में ही रहता है कि भाई इन्होंने तो सही नहीं किया। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, गलतियाँ पॉइंट आउट करने की हमारा काम। तो इसलिए, और दूसरा तीसरा है शक करना। हमारा काम होता है, अगर किसी कोई मर्डर हो जाए, तो हम पहले उस घर में जाएंगे, तो पहले अगर सपोज एक महिला का मर्डर हो जाए, तो आवर फर्स्ट जॉब इज़ टू शक करना। हम शक करेंगे, तो उसके पति को भी शक करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी करेंगे कि कहीं इन्होंने तो नहीं कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि कोई डेथ हो गई है तो फिर उन्होंने तो नहीं किया होगा, कि बाहर वाले नहीं किया होगा। हमारा जॉब है कि हम सब पे शक करें, तो फिर लोगों को बहुत बुरा भी लगता है।
कि भाई हमारे घर में इतना बड़ी घटना हुई और ये हम पे शक कर रहे हैं, बट ये हमारा काम है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम गलती कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। द नेचर ऑफ आवर जॉब इज़ लाइक दैट पीपल आर नॉट ऑलवेज वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद यू, एंड इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंडिया में नहीं है, मैं बहुत देश जा चुका हूँ। मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया पुलिस ऑफिसर के रूप में, एंड मैंने करीब 61 देशों में गया हूँ। हर जगह पुलिस के बारे में हमेशा कोई नेगेटिव फीडबैक हमेशा मिलता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे पुलिस ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़राब है या करप्ट है या कुछ है, बट नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर केसेस जिसमें पुलिस इज़ ऑल्सो टू ब्लेम। तो ऐसे केसेस में जब हमारे लाइट में आते हैं एज ए सीनियर ऑफिसर, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। बट येस, टू साइडेड है। हमारा काम है जो हम कर लें, बाकी अब जनता का काम है वो हम पे विश्वास करें, बिकॉज हम उन्हीं की सेवा के लिए हैं। तो इसीलिए आई थिंक पर फिर भी आज भी लोगों को खाकी वर्दी में बहुत विश्वास है। अगर आप रात को आप भी अगर कहीं चल के जा रही हैं अकेली हैं और आपको थोड़ी असुरक्षा भावना हुई, और अगर आपको एक पुलिस ऑफिसर दिख गया खाकी में, तो आपको बहुत सुरक्षित महसूस होगा। दैट इज़ आवर अचीवमेंट। और चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे कुछ भी दिखाओ फिल्म में या कहीं भी, बट लोगों को अभी भी हमारी इस वर्दी पे बहुत विश्वास है। तो वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आपने मैं खाकी एक और चीज़ बताऊं, लोगों को वर्दी पे बहुत विश्वास है। आर्मी भी वर्दी पहनते हैं, सब पहनते हैं, बट वो लोग अपने बाहर के दुश्मन से लड़ते हैं, है ना। बॉर्डर है, बॉर्डर के उस तरफ जो है वो दुश्मन मान लो, यहाँ वाले दोस्त। हम हमारे अंदर के दुश्मन को ढूंढते हैं, जो बहुत बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी गलती भी हो जाती है, कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं उसमें जो शायद गलत नहीं हो, बट हमारे को बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे समाज में ही रह के जो दुश्मन होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे कार्रवाई करना। तो कभी कभी आई एम सेइंग इन अपवाद स्वरूप गलती भी होती है। तो बिकॉज ह्यूमन तो सब है। तो पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट द एनिमी इनसाइड रादर देन फाइट द एनिमी आउटसाइड, ऐसा मेरा मानना है। आपके परिवार में भी अगर एक है, तो अगर आपके परिवार में ही कोई गलत आदमी है, व्यक्ति है, उसको सीधा करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरे को उपदेश देना बहुत ईजी होता है। जैसे आपने वर्दी की बात की कि खाकी वर्दी, जो लोग हैं वो इस खाकी वर्दी को पावर की तरह देखते हैं, लेकिन आपके लिए खाकी वर्दी का, आपकी वर्दी का असल सेवा। मतलब क्या है? इट इज़ सेवा बेसिक, इट इज़ ओनली हमारी जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ उसको भी बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, है ना, दैट इज़ भारतीय पुलिस सेवा। तो उसके एंड में लगा है सेवा। तो हमारा काम है सेवा। तो सेवा करना मतलब अपने तरीके से करना। सेवा मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सर्वेंट बन जाओ, बट सेवा मतलब उनकी भले बुरे की आप पहचान करो और उसी के लिए दिशा में आप काम करो। और जो आपका निर्धारित काम है, मेरा ये मोटो है, वो तो आप करो ही, बट उससे आगे बढ़ के भी 10 कदम अगर आपको जाना पड़े, अपना सेक्रीफाइस अपने टाइम का, अपने फैमिली का, अपनी हेल्थ का देना चाहिए। नई नई चीज़ें करनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा, सुरक्षा आप दे सको। उसके बाद आपका एक पर्सनल एंगल भी होता है, उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ओनली दैट हम कोई सोशल सर्विस में हैं, बट हमारा काम प्राथमिकता वो पहला, उसके बाद अपना भी देखो। बट ऐसा नहीं है कि अपना ही देखते रहो, दूसरे का अपना काम नहीं देखो। तो दैट इज़ डेफिनेटली पावर इज़ कम्स फ्रॉम सर्विस। अगर आप अच्छी सर्विस करोगे तो आपको डेफिनेटली पावर होगा। मैंने जहाँ भी एसपी रहा मैं, या डीआईजी रहा या आईजी रहा, जहाँ भी रहा जिस विभाग में, आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। सो आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल। आज भी मैं धार जिला है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास, वहाँ मैं एसपी था करीब 25 साल पहले। बट वहाँ आज भी जाता हूँ मैं तो इतने लोग आ जाते हैं, मेरे को पता नहीं चलता मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ। तो क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, तो आज तक याद करते हैं। तो दैट, if you call it power or whatever you call it, that comes from respect. I think respect that comes from what you have done, what service you have given, not from the वर्दी which you are wearing. अब आप थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जैसे आपके पिताजी जो थे वो आईएएस ऑफिसर थे, Yeah. तो इस सर्विस में आने के लिए उन्होंने आपको प्रेरित किया या फिर कोई और रीज़न आपके रहे? ना, मेरे फादर तो चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के, सीनियर ऑफिसर थे आईएएस में, और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं ये एग्ज़ाम दूँ। वो मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरी माँ के कारण मैंने किया ये। मैं एक ही बेटा था, मैं विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ, क्योंकि उनको लगता था कि मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा, वहीं बस जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम मत जाओ। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा तो यहाँ क्या करूँगा, मेरा पास विकल्प कोई था नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप एग्ज़ाम दे दो सिविल सर्विस। तो मेरे को तो कोई इच्छा थी नहीं उस समय तक, बट यस फादर को देखता था, तो एक ऑफ कोर्स आई वाज, यू रिस्पेक्ट व्हाट योर फादर डज। रोल मॉडल आपके सबके उनके पिता ही होते हैं। तो मेरे लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था वो, बट मैंने उस दिशा में कभी सोचा नहीं था। पर जब मेरी माँ ने बोला कि आप दे दो, तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला एक बार दे दो, और अगर तुम आ गए तो रह जाना, नहीं आए तो फिर चला जाना। 1 साल माँ के लिए कर दो।
तो फिर उनके लिए मैंने फिर इस अपने एडमिशन जो मेरे हो गए थे यूएस में, कई यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हुए थे, हार्वर्ड में हुए थे, कॉर्नेल में हुआ था मेरा एमबीए के लिए। तो फिर मैंने उसको डिफ़र किया और 1 साल के लिए फिर मैंने माँ के दिल रखने के लिए एग्ज़ाम दिया और दिया भी ऐसे ही, मतलब उनके लिए दिया था, तो पर मैं आ गया और 92nd रैंक थी मेरी पहले बारे में। तो फिर मैं आ गया, मेरे को एमपी कैडर भी मिल गया, आईपीएस मिला, आईएएस नहीं मिला, जिसका मेरा इच्छा थी। तो मैंने फिर से दिया, तो फिर भी सेकंड टाइम भी मेरे को आईपीएस ही मिला। तो मैं रह गया बिकॉज़ ऑफ माय मदर फादर, वो भी इधर ही थे, यहीं सेटल हुए थे, तो उनके पास रहने का मेरे को मौका मिल गया और मैं रहा और मैं तो अब तो 35 साल हो गए। तो 35 साल में मेरे को आज लगता है कि वो तो सबसे अच्छा निर्णय था और जो मैंने कर पाया और जो मेरे को इसमें मज़ा भी आया और जो सैटिस्फैक्शन मिला, वो मेरे को दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता था। तो माँ की बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय तो मैंने उनके दिल रखने के लिए किया, बट आज इतने साल बाद मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, साथी हैं जो यूएस में रहते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, सब में देखा है मैंने। तो वो भी बोलते हैं कि तुम्हारा सबसे अच्छा है यार, वी आई थिंक यू हैव डन द बेस्ट। आज मेरे को, मैं एनआईटी ट्रिची से पढ़ा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची, तो लास्ट ईयर मेरे को उन्होंने बेस्ट वो एल्यूमिनस अवार्ड जो होता है ना, डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई, तो मेरे को उन्होंने अवार्ड दिया था वो, तो मैं वहाँ गया था। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है, उनके चेयरमैन भी, वो भी मेरा बैचमेट है, वो तो अब रिटायर हो गया, बट वो भी आया था, ऐसे लोगों को दिया था। तो सबकी ये राय थी कि तुम, यू हैव डन द बेस्ट। तो आई थिंक माँ की बात सुनना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ वो आपको बताती तो सही हैं, बट उसके साथ उनकी कहीं दुआ हुआ कुछ भी, वो भी अटैच रहती है। तो अगर आप वो कर लो, तो फिर शायद आपको सक्सेस भी बहुत मिलता है। धीरू भाई अंबानी जी के साथ में आपने रिलायंस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम किया, तो उस हाँ। समय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे या उनके साथ का कोई खास पल आप शेयर करें? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में था मैं 2 साल और पर जो अंबानी परिवार है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ। मेरे फादर जब पोस्टेड थे बॉम्बे में, टेक्सटाइल कमिश्नर थे, तब से मैं तो बहुत छोटा था, 4th-5वीं कक्षा में था, तो हम उनको पहले से जानते थे। तो जब अच्छे से जानते थे, तो मेरे फादर, मतलब फैमिली फ्रेंड फ्रॉम माय फादर मदर के साइड से, धीरू भाई एंड कोकिला बहन और वो सारे। तो जब मैं रिलायंस में था, तो फिर मेरे को चूज़ किया फॉर बीइंग हिज़ एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट, तो मैं डेढ़ साल करीब रहा उनके साथ और वो ही वाज़ अ ग्रेट मैन और इसलिए इतनी ऊँचाई तक पहुँच सके वो। ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग एंड बिकेम वन ऑफ द टॉलेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ इंडिया और आज उनकी लेगेसी है कि वो आज इतने बड़े परिवार है वो जो उन्होंने स्थापित किया था। तो वो थे तो बहुत महान व्यक्ति और उनके साथ जो मैंने समय बिताया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो आज भी मेरे को याद है। एक उनकी चीज़ मैं बता देता हूँ जो सबसे स्ट्राइकिंग और महत्वपूर्ण थी कि जब वो कुछ भी नहीं थे या जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनके लिए जिसने भी छोटा भी कुछ किया हो, वो उनका एहसान कभी नहीं भूलते थे, नेवर। एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि उनके जो ड्राइवर्स होते थे, उनके जो छोटे कर्मी होते थे, एक ड्राइवर भी उनके मतलब ऐसी कई स्टोरीज़ हैं, बट वो भूलते नहीं थे एंड वो पूरा सम्मान, पूरा जो भी दे सकते थे, वो देते थे। तो वेरी बिग सीख, ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख है ये कि अगर आपके लिए किसी ने कोई भी कुछ चीज़ करी हो, तो उसको उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो कृतज्ञता होती है, जो हमेशा ऐसी चीज़ को अगर आप सम्मान करोगे, तो आपको और मिलेगा। मैंने ऐसा सीखा उनसे और भी बहुत चीज़ें थी सीखने की। तो ही वाज़ इंस्टीट्यूशन रादर देन अ पर्सन, है। और आपके उनके जितना भी समय आप उनके साथ बिताओ, तो आपको वो कुछ सीखने को मिलता था। मेरे फादर, he was a fellow of Harvard University, he is a great person, he introduced सोयाबीन फार्मिंग इन एमपी, जो आज एमपी का सबसे बड़ा मेनस्टे है एग्रीकल्चर का, सोयाबीन। तो मेरे फादर डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे 71 में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, जो देवास इंडस्ट्रियल है, वो मेरे फादर ने लाए थे। तो ही वाज अ ग्रेट पर्सन। मेरे फादर के साथ आप 15 मिनट क्या 5 मिनट बैठ जाओ, तो आपको इतना सारी जानकारी मिलती थी कि आपको कहीं नहीं मिलती। कितनी बुक्स पढ़ लो, कितना भी आप वेबसाइट्स देख लो, तो दीज पीपल आर इंस्टीट्यूशंस रादर देन इंसान से ज़्यादा वो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैंने तो उनसे बहुत सीखा, एवरी टाइम सीखा। जब मैं छोड़ के गया तो वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, तो उन्होंने मेरे को मना भी किया कि मत जाओ सरकारी नौकरी में, इधर ही रहो एंड ऑल, बट मेरा एम्बिशन था तो मैं आ गया। काफ़ी लंबी जर्नी आपकी रही है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे होंगे, तो अपनी इस जर्नी का कोई एक खास पल आप बताना चाहें जो आपके दिल के बेहद करीब हो? देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ जो आपको मोल्ड करती हैं और आपको शेप करती हैं। अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पर ऐसी बुरी घटनाएं भी होती हैं जो आपको बहुत बड़ी सीख देती हैं। अगर आप उसको एज ए बुरी घटना लो और उसके बारे में दुख मनाओ और उससे अपने आप को विक्टिम मानो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने कुछ नहीं किया था, तो आप गलती करोगे। अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, सफल इंसान बनना है, तो जो आपके साथ गलत घटना हो, बुरी घटना हो, उससे आपको सीख लेना चाहिए
तो एक घटना हुई थी, मैं एसपी था धार में, और वहाँ पे एक पुलिस फायरिंग हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी और एक व्यक्ति का पैर में गोली लगी थी, तो अल्टीमेटली उसकी पैर कट भी गया था। तो आई वाज इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और क्योंकि उस समय ये मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल नहीं थे इतने ज़्यादा, सूचना मिली बाय वायरलेस सेट और हम यहाँ से फ़ोर्स भेजा। वहाँ पे एक चक्का जाम टाइप था ऑफ पीपल। तो बाय द टाइम फोर्स रीच्ड एंड बाय द टाइम हम लोग पहुँचे, कलेक्टर के साथ में गया, तब तक वो उग्र हो गया था क्राउड और उसमें फायरिंग हो गई थी। और तो बड़ा सैड इंसिडेंट था, बट उससे मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली कि घटना से पहले जो कार्रवाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। कभी-कभी हम अपने ओवरसाइट में कभी-कभी छोटी चीज़ को भी निग्लेक्ट कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, तो वो इतना बड़ा रूप ले सकता है। तो आफ्टर दैट आई वाज़ वेरी केयरफुल। कोई उसमें कोई ऐसी गलती नहीं थी, बट इट वाज़ जस्ट अ स्मॉल काइंड ऑफ ओवरलुकिंग अ फैक्ट, तो नॉट बाय मी, बाय समबडी एल्स। तो इसीलिए मैं उसके बाद से हर पहलू में जब भी मैं कोई कार्रवाई करता हूँ, किसी भी अभी भी अगर कोई योजना बनाया, अब तो कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर का होता नहीं, जो भी करूँगा तो उसके एवरी पहलू को खुद करूँगा एंड उसको फिर मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद फिर एक सिस्टम बनाएंगे ताकि उसका फॉलोअप भी हो। तो आई एम वेरी केयरफुल फॉर एवरीथिंग सिंस दैट टाइम, बिकॉज उसने मेरे को एक सीख दी। मेरे को बहुत प्रेशर आया उसके बाद, एंड वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई कैरियर वॉज दैट घटना, जो मेरी गलती से भी नहीं थी, बट इट हैपन। तो दूसरे की गलती भी आपकी गलती बन जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एज ए सीनियर ऑफिसर, व्हेन यू आर इन चार्ज, व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी पीपल, तो आपको हर चीज़ की बहुत गहनता से करना चाहिए और उसको फिर फॉलोअप भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बोल दिया और चले गए। तो फिर अगर कुछ अच्छा हुआ तब तो बढ़िया है, पर अगर कोई अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी बनने वाली है। तो बेटर है दैट आप उसको हर एंगल से देख लो, या फिर उसमें ऐसी चीज़ करो ही ना जो आपको बाद में आपके कंट्रोल में ना रहे। सर अब हमारा है रैपिड फायर राउंड। ओके। वन वर्ड फॉर लाइफ इन पुलिस। चैलेंज। ओके। ज़्यादा टफ क्या है, पुलिस ट्रेनिंग या पहली पोस्टिंग? पहली पोस्टिंग। आप स्ट्रिक्ट ऑफिसर या सॉफ्ट हार्टेड ऑफिसर, आप खुद को कौन सा वाला मानते हैं? बिकॉज आई लव डिसिप्लिन, एंड इफ़ यू डू एनीथिंग इन डिसिप्लिन, अनुशासन में रह के आप जो भी करोगे तो आप सफल होगे। अनुशासन में रह के हर चीज़, मतलब टाइम का अनुशासन होता है, स्वास्थ्य का अनुशासन होता है, बोलने का होता है, हर चीज़ में यू हैव टू बी डिसिप्लिन। और इफ़ यू आर डिसिप्लिन देन यू विल बी सक्सेसफुल। आपकी ज़िंदगी पर कोई मूवी बने तो कौन सा एक्टर आपको प्ले करे? पता नहीं, आई डोंट नो दैट। वो मैं ज़्यादा फिल्म खुद नहीं देखता, तो मैं आई डोंट नो कि कौन किसको मैं चूज़ करूँगा। बट एक एक्टर वन ही इज़ गुड, मतलब दैट मैंने तो देखी है वो, मतलब नाम मेरा है बट मेरी सरनेम है, बट वो उस कारण से नहीं है। बट जो मेरे को लगता है वो रणबीर कपूर इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड मेरे लिए नहीं बट अदरवाइज ही इज़ वेरी गुड। तो ही कैन डू ऑल टाइप ऑफ रोल्स, आई एम श्योर ही कैन डू माई रोल ऑल्सो। अगर पुलिस पे ना होते तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? आई वुड लव टू बी ए फॉरेस्ट ऑफिसर बिकॉज आई लव फॉरेस्ट, एंड उस बचपन से मेरा वही बहुत बड़ा एम्बिशन था। अभी आपको एक दिन के लिए किसी और की जॉब करनी हो तो किसकी जॉब करना चाहेंगे? किसी की नहीं, अब मैं अपनी जॉब करना चाहूँगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट जॉब। ठीक है। सबसे अजीब एक्सक्यूज़ जो किसी क्रिमिनल ने पकड़े जाने पर दिया हो? तो मैंने तो मजाक में किया था, तो उसका इतना बुरा इफेक्ट हुआ दैट अपनी तरफ से मैंने तो मजाक किया था। एंड ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। एक केस उसमें एक केस था जिसमें एक आदमी ने एक फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया था, एंड उसके रिजल्ट में खंडवा में दंगे हो गए थे। खंडवा का केस था ये, इन मध्य प्रदेश। तो उसमें दंगे जब हुए तो उसने किसी रिलीजन के खिलाफ किया था, और उसने प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से किया था, तो ये थोड़ा वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। और अपनी तो उसको हमने ट्रेस करके फेसबुक के थ्रू एंड ऑल दैट, प्रॉक्सी के थ्रू हमने उसको ट्रेस करके उसको पकड़ लिया। तो जब उसको पकड़ा तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई तूने ये करा क्यों, कि इतना चीज़ करी जिसमें पूरी शहर जल गया, इतने लोग मर गए, पुलिसकर्मी घायल हो गए, कर्फ्यू लगा रहा 15-20 दिन, व्हाई डिड यू डू इट? तो इसे सर मैंने तो मजाक किया था। तो जस्ट इमेजिन द एक्सक्यूज, मजाक, जिसका मजाक कई लोगों की जान ले ली और कहीं जान कितना उसमें नुकसान हो गया। अपनी तरफ से ही वाज जोकिंग। होममेड फूड या आउटसाइड फूड? होममेड फूड, यस। फेवरेट फूड? Favorite food, it has changed. Earlier I used to love non-vegetarian food, and I was a big fan of non-veg food. But with the time and my age, अब मेरे को घर का दाल चावल एंड सब्जी बेस्ट लगती है। मध्य प्रदेश की कोई फेवरेट जगह? यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं, जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग।
जैसे कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, पन्ना है, वी गॉट सो मेनी ऑफ देम दैट अब तो और भी ऐड हो गए, नौरादेही बन गया है, संजय टाइगर रिजर्व बन गया है, यहाँ रातापानी हो गया है, माधव नेशनल पार्क, वी गॉट 9 ऑफ देम एंड दे आर ऑल रिमार्केबल, बहुत ही सुंदर है। उसको एक्सपीरियंस करना ही ये अनुभव है, तब आपको पता चलेगा कि कितना फैसिनेटिंग है। पर हाँ, आपको एक वाइल्ड लाइफ प्रेमी होना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि ये लोग जाते हैं जंगल में एंड ऑल टाइगर देखने, तो टाइगर नहीं दिखता तो दे थिंक रह गया है, फालतू है। बट जंगल की एक हवा और उसके पत्तियाँ और उसके पेड़ और उसके नदी और उसके झरने, वही इतने सुंदर हैं। इफ यू आर ओवरऑल आउटडोर पर्सन देन यू विल एंजॉय इट। बट हाँ, टाइगर देखना फिर वो तो चांस हो जाता है। बिगेस्ट लेसन जो आपने अपनी किसी गलती से सीखा हो? वो गलती जो आपको हर चीज़ को अपने प्रॉपर मॉनिटरिंग में और प्रॉपर पर्यवेक्षण में करना चाहिए, सुपरविजन में। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगर गलती आप करो, आपकी गलती से दूसरे की गलती भी आपके गले पड़ जाती है। तो बेटर है अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करो, उसकी प्रॉपर सुपरविजन करो, गैप ना रहे कोई बीच में कार्रवाई में, और मतलब जो आप सोचो और जो आप करो, तो दैट इज़ द बेस्ट सीख जो मिलती है। तो गलती से ये मिलती है नौकरी के संबंध में अगर आप बोल रहे हो। और अगर पर्सनल लाइफ के संबंध में तो अलग है। यू शुड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड इन पर्सनल रिलेशंस। जितना आपको चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके पिताजी हों, माता हों, जो भी हों, तो उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है। यू शुड नॉट स्पीक मोर, मतलब कभी ज़्यादा बोलने के चक्कर में फिर हम गलत बोल देते हैं। जी। वन मोटो इन लाइफ? मोटो इन लाइफ, आई थिंक इट्स वर्क इज़ वर्शिप। दैट योर वर्क, काम करते रहना चाहिए हमेशा ज़िंदगी भर। तो आप खुश भी रहते हो, जवान भी रहते हो, और कुछ फ़ायदा भी पहुंचाते हो समाज को। बिकॉज़ अपने लिए सोचने का अधिकार तो एक जानवर को भी होता है। जानवर भी वो है जो अपने लिए सोचता है कि मेरे को खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, जगह। इंसान वो होता है जो अपने लिए तो सोचता ही है, पर दूसरों के लिए भी सोच सकता है। ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तो दूसरों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अपना काम प्राथमिकता, और दूसरों के लिए सोचना और परोपकार करना। जानवरों की सेवा करो, गाय की सेवा करो। मैं तो एक बहुत बोलता हूँ, कई लोगों को बताता हूँ, बच्चों को है ना, मैं कार्यक्रमों में बहुत जाता हूँ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल दैट। तो उनको जो उपदेश देने का समय आता है तो एक चीज़ उनको ज़रूर बोलता हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा देश है, 140-50 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, और हमको महाशक्ति बनने के लिए कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ हम ही अपने आप को रोक रहे हैं। और कैसे? सबसे सिंपल मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि लोग अगर अपना कर्तव्य, जो आपका ऐसी निर्धारित काम है जो आप रोज़ कर सकते हो और बिना किसी खर्चे के कर सकते हो और बिना किसी एफर्ट के पर आपको करना है बस। अगर आप सब लोग हम ये करने लग जाएँ तो फिर कितना फ़र्क पड़ेगा। जैसे ट्रैफ़िक इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि लोग उसके तोड़ते हैं नियमों को, है ना? अगर सभी लोग बोल लें कि आज के बाद मैं ट्रैफ़िक के नियमों का पालन करूँगा, आपको कुछ खर्चा तो होगा नहीं, ना आपका कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा। आपको करना है, मेरी सीट बेल्ट तो पहननी है, मेरे को हेलमेट तो पहनना ही है, मेरे को पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने ही देना, मतलब व्हाटएवर। तो नियम सबको मालूम है, बट आप करता कोई नहीं। तो आप अगर करने लग जाओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना अच्छा हो जाएगा ट्रैफ़िक। तो यदि ट्रैफ़िक अच्छा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, लोगों का समय बचेगा, इकोनॉमी ठीक ग्रो करेगी, कई चीज़ें होंगी। पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना, हू इज़ स्टॉपिंग यू? कि एक पेड़ लगाने में आपको कौन रोकता है और क्या लगेगा आपका? एक पौधा लगाने में आपके घर में कुछ नहीं लगेगा, बट करना चाहिए ना, सब करें। अगर आपको है कि गाय की सेवा करना, मैं गाय का, मेरे घर में 6 गाय हैं और उसमें से 4 बुल हैं। मतलब ऐसे गाय के हम कुछ बिज़नेस के लिए नहीं, बस सेवा के लिए उनको रखा है मैंने, वो एक परिवार है मेरा। तो गाय की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है हमारे धर्म में और हमारे समाज में। तो अगर कोई आप गाय की सेवा करो तो आपको कौन रोक सकता है? और उसमें क्या लगेगा आपका? आप वृद्ध की सेवा करो, आप बच्चों के अधिकार का हनन नहीं होने दो, आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करो जितनी आप दे सकते हो। तो इट इज़ अ नेचुरल थिंग, पर लोग करते नहीं हैं। अगर सब करने लग जाएँ तो हमारे देश को कौन रोक सकता है? यू कैन इमेजिन, फिर हम बनेंगे महाशक्ति और विश्व गुरु, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम बनें। क्यों? लोग अपने जो भी ये छोटी चीज़ें, मैं 10 और बता दूँ आपको। अगर ये आप करने लग जाओ, सब करने लग जाएंगे और एवरीडे करने लग जाएँ और किसी को उनको बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो फिर क्या बताइए? इतने बड़े जनसंख्या को कोई नहीं रोक सकता, बट लोग करते नहीं हैं स्वार्थ के लिए या अज्ञानता में या जो भी कारण है, और इसलिए हम हैं जहाँ हम हैं। बट अगर हम करने लग जाएँ तो फिर आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप अस, एंड वो ही सबसे बड़ा संदेश है लोगों के लिए।
अब आखिर में कोई शॉर्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल ऑडियंस को? मैंने बहुत मैसेज दे दिए, इतना बड़ा मैसेज दे दिया, आई थिंक दैट इज इनफ, है ना? ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत सारा समय आपका लिया, बहुत सारे थैंक यू सो सवाल मच किए, फॉर थैंक यू सो कमिंग ऑल मच द सर। वे एंड आई होप वी मीट अगेन। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स आईपीएस वरुण कपूर, जिनसे बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे सवाल किए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।